11 अध्याय 11 एक चक्कर ले लो। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। प्रशिक्षण मैदान में सभी की निगाहें मार्शल आर्ट मंच पर एक दूसरे से गुंथी हुई ड्रैगन और बाघ की भ्रामक आकृतियों पर टिकी हुई थी, क्योंकि वे जानते थे कि परिणाम सामने आने वाला है। लिन यंगलू की ठंडी निगाहें मार्शल आर्ट के मंच पर टिकी थी, तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची, जिससे उसके चेहरे के भाव बदल गए। अपनी साधना स्तर से आगे की लड़ाई, विजेता का फैसला हो चुका है। ये शब्द ड्रैगनलाइट सिटी के नगर स्वामी क्यूई शिलोंग के थे, जो अपने हाथ पीछे करके खड़े थे। लिन यंगलुओ को क्यूई शिलोंग के शब्दों में प्रशंसा का भाव महसूस हुआ। इस समय मुरोंग बैशी को अब पहले जैसा यकीन नहीं रहा। उसके मुरझाए हुए बूढ़े चेहरे की मांसपेशियां हल्की सी फड़क रही थी और उसकी आंखों में एक भयावह इरादा झलक रहा था, जब वह मार्शल आर्ट के मंच पर उमड़ते अजगर और बाघ के भ्रम को गौर से देख रहा था। हालांकि मुरोंग बैशी ये तय नहीं कर पा रहा था कि कौन जीतेगा, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी उमड़ रही थी। मुरोंग चांगकिंग ने मुरोंग बैशी के असामान्य व्यवहार को देखा, लेकिन उसका हृदय अकथनीय आघात से भर गया। यदि येबुके द्वारा पहले दिखाए गए शरीर संयम क्षेत्र की चरम शक्ति ने मुरोंग चांगकिंग को बहुत सांत्वना दी थी, तो येबुके की साधना में बाद में हुई वृद्धि, जिसने उसे बिना पीछे छूटे पूरी शक्ति वाले मुरोंग तियान से मुकाबला करने में सक्षम बनाया, उसे विस्मय से भर दिया। मुरोंग चांगकिंग को अचानक एहसास हुआ कि वह इस युवक को सही मायने में नहीं समझ पाया था, जो उसकी निगरानी में बड़ा हुआ था। कौन जीतेगा? यह मुरोंग तियान ही होगा। वह नश्वर शुद्धिकरण क्षेत्र में है, लेकिन येबुके उससे कमजोर नहीं लगता। मुरोंग शिष्यों के बीच चर्चाएं अंतहीन लग रही थीं। युवा होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से जोश से भरे हुए थे। मार्शल आर्ट के मंच पर दो लड़ाकों ने सभी मुरोंग शिष्यों की नसें हिला दी। वे बेसब्री से जानना चाहते थे कि कौन जीतेगा और मुरोंग परिवार की सबसे बड़ी युवा प्रतिभा कौन है। मुरोंग बिंगलान की सांसें तेज हो चुकी थी, उसकी खूबसूरत आंखें सदमे और अविश्वास से भरी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अविश्वास से। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस कचरे की उसने बात की थी, वह उसके भाई तियान से इतनी हद तक क्यों लड़ सकता है। अपने पतले हाथों को भींचे मुरोंग बिंगलान फुसफुसाहट की आवाज के साथ खड़ी हो गई। उसका सुंदर चेहरा तना हुआ था। वह मार्शल आर्ट मंच की ओर स्थिर दृष्टि से देख रही थी। जैसे ही सभी की भावनाएं अलग अलग हुई, मार्शल आर्ट मंच से अचानक एक जोरदार गर्जना गूंजी, जिसके बाद एक जोरदार और प्रभावशाली घोषणा हुई। पिछड़ते रहें। धमाका, बूम, प्राण ऊर्जा का एक हल्का सुनहरा उभार अचानक आकाश में उछला और पूरा मार्शल आर्ट मंच कांप उठा। बाघ की दहाड़ें लगातार जारी रहीं और फिर एक शक्तिशाली प्रहार से एक आकृति बलपूर्वक बाहर निकली, जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रही थी। पफट, मुंह से लाल लाल खून की धार फूट पड़ी। अस्त व्यस्त आकृति ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार नाकाम रही। एक धमाके के साथ वह मार्शल आर्ट मंच के पत्थर के स्लैब पर गिर गया, जो पहले से ही प्रचंड शक्ति से चकनाचूर हो चुका था, और लाल रक्त की दो और घूंटें बाहर निकल आईं। ओम, पीली सुनहरी प्राण ऊर्जा कंपनित हुई, फिर धीरे धीरे विलुप्त हो गई और उसमें से एक पतली आकृति उभरी, जो प्रशिक्षण मैदान में सभी के सामने प्रकट हुई। सुंदर चेहरे, चमकदार आंखों और लहराते काले बालों वाला यह कोई और नहीं बल्कि येबुके था। और येबुके से 10 फीट दूर पत्थर की पटिया पर लेटा हुआ था, खून थूक रहा था, उसकी आंखें सदमे और जहर से भरी थीं, और वह किसी को निगलने के लिए तैयार एक जहरीले सांप की तरह था। मुरोंग तियान। इस युद्ध में विजेता का फैसला हो चुका था। येबुके ने अंततः अपनी ताकत से मुरोंग तियान को हरा दिया। हे भगवान, ये येबुके है। येबुके ने मुरोंग तियान को हरा दिया। वह सचमुच अद्भुत है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुरोंग तियान वास्तव में हार गया। मुरोंग परिवार का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति येबुके होना चाहिए। सभी मुरोंग शिष्य तुरंत उन्माद में भर गए। मुरोंग तियान की हार और येबुके की जीत ने इन युवक युवतियों के दिलों में उमड़ रहे आक्रोश को शांत नहीं कर पाया। उन्होंने मार्शल आर्ट के मंच पर स्वतंत्र रूप से खड़े येबुके पर अपनी नजरें घुमाईं और उनकी आंखें धीरे धीरे विस्मय और उत्कट प्रशंसा में बदल गईं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? उसका सुंदर चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मुरोंग तियान को येबुके के पैरों के पास मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा देखकर मुरोंग बिंगलान की आस्था तुरंत ध्वस्त हो गई। परिवार का सबसे प्रतिभाशाली उसका भाई तियान, जो उसकी आंखों में इतना चमकीला था, उसकी आंखों के कचरेट से पूरी तरह हार गया था। मुरोंग बिंगलान को यह परिणाम अस्वीकार्य था। अपनी बाहों में सुन्नता और दर्द तथा शरीर में बढ़ते रक्त को महसूस करते हुए येबुके का दिल जलने लगा। मैं जीत गया। मैंने अंततः अपने प्रयासों से मुरोंग तियान को हरा दिया और रक्त ड्रैगन ज़ेड की रक्षा की। अंकल फो, आपने जो मुझे छोड़ा है, उसे कोई नहीं छीन सकता। इस क्षण युवक के मन में अनगिनत विचार कौंध गए। जीत की खुशी के अलावा एक स्पष्टता का भाव भी था। वह मूलतः एक अद्वितीय प्रतिभा था, लेकिन एक गहरे विश्वास की खातिर उसने स्वेच्छा से 10 साल गुमनामी में रहने का चुनाव किया। इन 10 सालों में उसने अनगिनत ठंडी निगाहों और अनगिनत तानों को सहा था। हालांकि उसे इन सब की परवाह नहीं थी, फिर भी वह अभी भी एक 15 साल का लड़का ही था। अब कचरा के नाम पर उसने अपनी मुट्ठियों से उस प्रतिभाशाली और चकाचौंध करने वाली प्रतिभा को हरा दिया था, मानो वह सबको बता रहा हो कि वह येबुके वापस आ गया है। आसपास की चर्चाएं स्पष्ट रूप से मुरोंग तियान के कानों तक पहुंची, जिससे वह क्रोध से लगभग पागल हो गया। उसकी क्या हैसियत थी? मुरोंग परिवार के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते बचपन से ही उसे यश मिला था और वह कभी असफलता का स्वाद नहीं चख पाया था। अब वह एक ऐसे व्यक्ति से पूरी तरह हार गया था जिसे कचरा कहा जाता था। आत्म महत्व रखने वाला मुरोंग तियान ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? येबुके के लिए उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई। मुरोंग तियान उस युवक को जहरीली नजरों से घूर रहा था जिसने उसे हराया था। स्विश, एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक मार्शल आर्ट मंच पर आया, जिसका उद्देश्य मुरोंग तियान को ऊपर उठाने में मदद करना था। तियानेर, क्या तुम ठीक हो? चिंतित शब्द मुरोंग बैशी से आए। येबुके ने दादा पोते की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि वह सीधा हुआ, मुठ्ठियां भींची और मुरोंग चांगकिंग की तरफ झुका। चाचा चांगकिंग, 1 महीने पहले मुरोंग तियान रक्त ड्रैगन ज़ेड को जब्त करना चाहता था और बुके ने उसके साथ एक युद्ध समझौता किया था। मैं चाचा चांगकिंग से इसे देखने के लिए कहता हूं। आज बुके ने उसे हरा दिया है, इसलिए मैं चाचा चांगकिंग से बुके के लिए न्याय कायम रखने का अनुरोध करता हूं। येबुके अभी मुरोंग परिवार के मुखिया का बहुत सम्मान करता था, जिन्होंने पिछले 10 सालों से उसकी देखभाल की थी। पूरे मुरोंग परिवार में मुरोंग चांगकिंग और शियानेर येबुके के लिए सबसे ज्यादा मायने रखने वाले 2 लोग थे। हा, बुके, तुम छोटे बदमाश, तुमने खुद को बहुत अच्छी तरह छुपा रखा है। चिंता मत करो, ये ब्लड ड्रैगन ज़ेड मूल रूप से तुम्हारा था और इसका मुरोंग परिवार से कोई संबंध नहीं है। मैं इसे केवल सुरक्षित रख रहा था। मूल रूप से इसे तुम्हें देने का इरादा था जब तुम 18 वर्ष के हो जाओगे या नश्वर शुद्धिकरण क्षेत्र में प्रवेश कर जाओगे, लेकिन अब तुम इसे प्राप्त करने के योग्य हो। मुरोंग चांगकिंग का दाहिना हाथ रोशनी से चमक उठा और उसके हाथ में अचानक रक्तलाल ड्रैगन के आकार का ज़ेड पेंडेंट दिखाई दिया। रक्तलाल ड्रैगन के आकार के ज़ेड पेंडेंट को देखकर येबुके की सांसें अचानक रुक गईं। ये वह चीज थी जिसे अंकल फू पिछले 10 सालों से अपनी लालसा के साथ उसके पास छोड़ गए थे। अब आखिरकार वह उसके हाथों में आ गई थी। स्विश, मुरोंग चांगकिंग मुस्कुराया और रक्त ड्रैगन ज़ेड येबुके को सौंप दिया। ब्लड ड्रैगन ज़ेड को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए उसके गर्म और मुलायम स्पर्श से येबुके को ऐसा लगा जैसे वो अंकल फू के सूखे गर्म हाथ हों। उसके दिल में चाहत उमड़ पड़ी। फू अंकल, वो क्या आपको अवश्य ढूंढ लेगा। ये वाक्य, जिसे उसने अनगिनत बार दोहराया था, उसके मन में कौंध गया। येबुके ने गंभीरता से उसे अपने आलिंगन में उस बंद पत्र के पास रख लिया। इन दोनों चीजों की उपस्थिति का एहसास करते हुए इस क्षण येबुके को अपार संतुष्टि का अनुभव हुआ। अब जब मेरे पास ब्लड ड्रैगन ज़ेड है, तो मेरे जाने का समय आ गया है। मैं मुरोंग परिवार को छोड़ना चाहता हूँ।
येबुके मुरोंग परिवार में 2 कारणों से रुका था, एक तो पवित्र विधि की उत्पत्ति को संक्षिप्त करना और दूसरा रक्त ड्रैगन जेड प्राप्त करना। अब जब दोनों कार्य पूरे हो गए थे तो उसके जाने का समय आ गया था। मुरोंग परिवार बहुत छोटा था। येबुके गहराई से समझता था कि अपने और कोन के अतीत को उजागर करने के लिए उसे मुरोंग परिवार को छोड़कर एक व्यापक दुनिया में जाना होगा। तभी वह लगातार मजबूत हो पाएगा और शायद अंकल फू और कोन के अस्तित्व के बारे में जानकारी हासिल कर पाएगा। येबुके ने निर्णय लिया कि वह आज रात मुरोंग चांगकिंग को विदाई देने जाएगा। येबुके जाने ही वाला था। अगर ब्लड ड्रैगन जेड न होता तो यहाँ जो कुछ हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। येबुके, तुम बस रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही येबुके जाने वाला था, मुरोंग तियान के नाराज शब्द उसके कानों में गूंज उठे। ये सुनकर येबुके रुका, मुड़ा और उस प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा जिसे उसने हराया था। इस समय मुरोंग तियान अब अपनी सामान्य सुंदरता में नहीं था। उसका सफेद सैन्य वस्त्र धूल से ढका हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका कभी सुंदर चेहरा थोड़ा विकृत हो गया था। आक्रोश से भरी 2 आंखें येबुके को घूर रही थीं। मुरोंग तियान की ओर देखते हुए येबुके की निगाहें शांत थीं। उसने धीरे से कहा, मुरोंग तियान, आज की लड़ाई में तुम मुझसे हार गए। अब से जब भी तुम मुझे देखो, एक चक्कर लगाकर जाना। मुझे उम्मीद है कि तुम भूल नहीं जाओगे। ये शब्द बोलते ही मुरोंग तियान को 1 महीने पहले की चुनौती याद आ गई। उसकी आत्मा की गहराइयों से अपमान की एक लहर उस पर छा गई। उसने उन शब्दों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि 1 महीने बाद ये सच हो जाएंगे। ये सोचकर मुरोंग तियान इतना क्रोधित हो गया कि उसकी चोटों पर असर पड़ा और उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई। जैसे ही वह फिर से चिल्लाने वाला था, मुरोंग वैशी ने धीरे से मुरोंग तियान की पीठ दबा दी। मुरोंग तियान ने मुरोंग वैशी की निगाहों का पीछा किया और देखा कि क्यू शिलोंग अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा है। फिर उसने अपने दादा मुरोंग वैशी की अर्थपूर्ण निगाहों को देखा और कुछ बातें तुरंत उसके दिमाग में आईं। हन्फ, सहन करो, मैं सहन करूंगा। येबुके, अगर तुमने मुझे अभी हरा दिया तो क्या हुआ? इसके बाद मुझे नगर स्वामी क्यूई की पूर्ण साधना प्राप्त होगी। रक्त ड्रैगन जेड के बिना भी मैं निश्चित रूप से 1 महीने में अपनी शक्ति में बहुत वृद्धि कर लूंगा। तब तक मैं 100 शहरों की लड़ाई में ड्रैगन लाइट मुख्य शहर का प्रतिनिधित्व करूंगा और अनगिनत लाभ प्राप्त करूंगा। जब मैं 100 शहरों की लड़ाई से लौटूंगा तो मैं तुम्हें आज के किए की सजा जरूर दूंगा। ये समझकर मुरोंग तियान ने अपने मन के गुस्से को दबा लिया और मुरोंग वैशी की मदद से उठ खड़ा हुआ। अब उसे बस अपनी चोटों को स्थिर करना था और जल्द से जल्द ठीक होना था ताकि आगे के जरूरी कामों पर असर न पड़े। जिस मुक्के से येबुके ने उसे हराया था वो सीधा उसकी छाती पर लगा था। जरा सी हरकत से दर्द की लहर दौड़ गई, जिससे मुरोंग तियान की येबुके के प्रति नफरत और गहरी हो गई। लगता है मैं अभी सिमा परिवार के पास नहीं जा सकता। मैं पहले केवल नगर स्वामी क्यूई से माफी मांग सकता हूँ। मुरोंग तियान ने अपना मन बना लिया था, अपनी चोटों को सहन किया और शहर के स्वामी क्यूई से बात करने के लिए आगे बढ़ने वाला था। येबुके ने मुरोंग तियान की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक बार मुरोंग तियान उससे हार गया तो वह फिर कभी पासा नहीं पलट पाएगा। येबुके का ये दृढ़ विश्वास था। सिर्फ उस बूढ़े बदमाश मुरोंग वैशी के लिए येबुके ने खुद को सावधान रहने की याद दिलाई थी। हालांकि आज रात के बाद वह मुरोंग परिवार को छोड़ देगा और फिर दुनिया की विशालता में कौन जानेगा कि वह कहां गया। लिन यंगलू लगातार येबुके पर नजर रखे हुए थी। इस युवक ने आखिरकार जीत हासिल कर ली और उनके आखिरी मुकाबले में लिन यंगलू ने स्वीकार किया कि अगर वह मुरोंग तियान की जगह होती तो शायद उसका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं होता। वह धीरे धीरे इस युवक को गंभीरता से लेने लगी थी। क्यूई शिलोंग चुपचाप सब कुछ देख रहा था जो अभी अभी हुआ था, जिसमें मुरोंग चांगकिंग द्वारा येबुके को रक्त ड्रैगन जेड सौंपना भी शामिल था। यह था शक्तिशाली ड्रैगन लाइट सिटी लॉर्ड, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह नश्वर शुद्धि के साथ महान लोगों को तोड़कर एक नए स्तर पर पहुंच गया है। उसकी नजरें पूरी तरह से येबुके पर टिकी थीं। उसने फिर से मुरोंग तियान की ओर देखा और अचानक उसके मन में एक विचार आया। जैसे ही क्यूई शिलोंग बोलने ही वाला था, उसके हाव भाव अचानक बदल गए और उसकी आंखों में तेज चमक आ गई। उसने आसमान की ओर देखा और फिर जोर से बोला, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरे ड्रैगन लाइट मेन सिटी में किस दोस्त ने अपनी उपस्थिति से शोभा बढ़ाई है? ये क्यूई आपसे ठीक से मिल नहीं पाया है। क्यू शिलोंग के अचानक कहे गए शब्दों ने सबका ध्यान खींचा और सब उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए दूर आकाश की ओर देखने लगे। येबुके, जो पहले ही चलने लगा था, भी रुक गया और आसमान की ओर देखने लगा। उसी समय एक आवाज मानो 9 स्वर्गों से पूरे मार्शल आर्ट क्षेत्र में गूंज उठी। येबुके, 10 साल हो गए एक दूसरे से नहीं मिले। सब कहते हैं कि तुम अपंग हो, लेकिन ऐसा लगता है कि सच नहीं है। इन शब्दों के बाद आकाश को ढकने वाला एक पक्षी जानवर आकाश में प्रकट हुआ और इस पक्षी जानवर के ऊपर 3 आकृतियां बैठी थीं। पीले वस्त्र में एक बूढ़ा आदमी, एक सुंदर महिला जिसका चेहरा धुंधला था और एक युवक शुभ बादलों से कढ़ाई किए हुए हरे वस्त्र में। और ये शब्द हरे वस्त्र वाले उस युवक के मुंह से निकले। हरे वस्त्र वाला युवक धीरे से खड़ा हुआ और एक प्रभावशाली और शानदार आभा फैल गई। येबुके, जो रुक गया था, ने हरे वस्त्र वाले युवक की ओर देखा। उसकी चमकदार आंखें अचानक चरम सीमा तक चमक उठी और उसने गहरी आवाज में कहा, तो ये तुम हो, जून शानली। जून शानली। जैसे ही क्यू शिलोंग ने येबुके को ये नाम लेते सुना, उसका दिल धड़क उठा और उसके चेहरे पर एक विचारमग्न भाव उभर आया। फिर मानो कुछ याद आ गया हो, उसकी नजर येबुके से हटकर जून शानली पर चली गई, मानो उसे कोई दिलचस्प बात मिल गई हो। जून शानली, ये बच्चा कौन है? क्या हमारे ड्रैगन लाइट मुख्य शहर में ऐसा कोई व्यक्ति है? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन लगता है येबुके उसे जानता है। मुरोंग के शिष्य भी संदेह से भरे हुए थे और तीनों व्यक्तियों के अचानक प्रकट होने के बारे में उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। लिन यंगलुओ की ठंडी आंखें इस पल गंभीरता से भर गईं। अचानक प्रकट हुए हरे वस्त्रधारी जून शानली नामक युवक से उसे लगभग घुटन भरा दबाव महसूस हुआ। भयानक, ये व्यक्ति वास्तव में कौन है? वह मुझे इतना भयानक एहसास कैसे दे सकता है? जून शानली के प्रति उसके मन में एक डर सा उमड़ आया और उस पल लिन यंगलू को ऐसा लगा जैसे वह किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रही हो। उसने अवचेतन रूप से येबुके की ओर देखा और अचानक महसूस किया कि वह युवक अभी भी चुपचाप खड़ा था। उसकी निगाहें शांत थीं, बिना किसी घबराहट के। जून शानली, 10 साल बीत गए हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी ड्रैगन लाइट मेन सिटी में आओगे। उसकी चमकदार निगाहें जून शानली की तारे जैसी आंखों से मिली और येबुके ने शांति से बात की। जून शानली उड़ते हुए जानवर की पीठ पर खड़ा था, उस व्यक्ति को देख रहा था जिसके बारे में वह 10 साल से सोच रहा था। उसकी निगाहें भयानक रूप से तेज थीं। शरीर निर्माण की महान पूर्णता पर एक साधना, युद्ध शक्ति जो नश्वर शुद्धिकरण वीर आत्मा क्षेत्र के बराबर है। येबुके, तुम सचमुच अब कमजोर हो। जून शानली की बातें सुनकर येबुके की अभिव्यक्ति शांत रही। क्या नश्वर शुद्धि वीर आत्मा क्षेत्र से ऐसे निकम्मे को हराना और ऐसे चीटी जैसे परिवार का राजा बनना तुम्हें गर्व का अनुभव कराता है? अगर ऐसा है तो येबुके, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। जून शानली के शब्द सुनकर मुरोंग तियान का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वह प्रतिक्रिया करने से खुद को रोक लिया क्योंकि उसने अपने दादा के चेहरे पर कुछ स्पष्ट अभिव्यक्ति देखी। जून शानली के 2 वाक्य येबुके पर निर्देशित थे और उनके शब्दों ने मुरोंग परिवार का अपमान भी किया, एक अभिमानी हवा के साथ बात करते हुए जिसने गुप्त रूप से कई मुरोंग अनुयायियों को नाराज कर दिया। जून शानली, 10 साल तो पलक झपकते ही बीत गए और तुम्हारे मुंह को अभी भी सबक की जरूरत है। क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें शब्दों से पुण्य संचय करने का सिद्धांत भी नहीं सिखाया? जून शानली के अहंकार का सामना करते हुए येबुके ने उदासीनता से बात की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर बात करने की? तुम मौत मांग रहे हो।
येबुके के बोलना समाप्त करते ही उड़ते हुए जानवर की पीठ पर बैठा पीले वस्त्र वाला बूढ़ा आदमी अचानक गहरी आवाज में दहाड़ा। तो फिर आपकी स्थिति क्या है? आप क्या हैं? अभी भी शांत और उदासीन स्वर में बोलते हुए येबुके के शब्द भी उतने ही तीखे थे। हुआंग नू, चींटी के स्तर तक गिरने की कोई जरूरत नहीं है। ये ली का अपना मामला है, ली को ही सब कुछ संभालने दो। जैसे ही पीले वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी क्रोधित होने ही वाला था, अचानक वह अलौकिक स्त्री, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बोल पड़ी। अलौकिक स्त्री के बोलने के बाद बूढ़े आदमी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। जुन शैनली ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पहले तो उसे पूर्वी देशों में कुछ जरूरी काम निपटाने थे, लेकिन यहाँ पहुंचकर उसे उस प्रतिद्वंद्वी की याद आ गई जिसने 10 साल पहले उसे बुरी तरह हराया था, जिसने उसके अंदर गहरा डर पैदा कर दिया था। जब भी वह इस बारे में सोचता, जून शानली को ऐसा लगता जैसे उसके दिल में कोई कांटा चुभ रहा हो, जिससे उसे भूलना नामुमकिन हो गया हो। 10 साल पहले अपनी करारी हार के बाद वह अपने गुरु के पीछे पीछे संप्रदाय में वापस आ गया और 3 साल तक एकांत में साधना करता रहा। जब उसे लगा कि पूर्वी देशों में जाकर बदला लेने का सही समय आ गया है, तो उसे खबर मिली कि येबुके अपंग हो गया है। इस प्रकार जुन शैनली ने अब इस मामले को उठाना बंद कर दिया, यह मानते हुए कि एक अपंग उनका विरोधी बनने के योग्य नहीं है। हालांकि वह इस घटना को भूल नहीं पाई। ये घटना उनके साथ 10 साल तक रही। इस बार जब वह पूर्वी भूमि से गुजर रहा था, तो उसने अवचेतन रूप से एक नजर डालने की इच्छा की और अप्रत्याशित रूप से उसने यहाँ उस परिचित गहराई से उत्कीर्ण उतार चढ़ाव को महसूस किया। जुन शानली ने चुपचाप येबुके की मुरोंगतियान के साथ लड़ाई देखी और अंत में वह खुद को दिखाने का विरोध नहीं कर सका, जिसके कारण अभी ये दृश्य सामने आया। जून शैनली एजोर अंडरवर्ल्ड दिव्य पहले से अद्वितीय प्रतिभा थी, जो उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र के 5 सुपर संप्रदायों में से एक थी, जिसे येबुके ने 10 साल पहले हराया था। येबुके भी जुन शानली के अचानक प्रकट होने से बेहद हैरान था। उसे 10 साल पहले की वह लड़ाई साफ साफ याद थी और उस समय उसकी जीत भी आसान नहीं रही थी। हालांकि जब उन्होंने एकांत में जाने का फैसला किया, तो वे धीरे धीरे इस घटना के बारे में भूल गए, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जून शैनली 10 साल बाद फिर से प्रकट होंगे। उसने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि जुन शैनली क्या करना चाहता था, लेकिन येबुके निडर था, क्योंकि यह ड्रैगनलाइट मुख्य शहर था और शहर का स्वामी क्यूई शिलोंग पास में खड़ा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास एक योजना थी। येबुके, जब तुम अपंग हो गए थे, तब तुम्हें मेरा विरोधी होने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अब, हालांकि तुम दयनीय रूप से कमजोर हो, कम से कम तुम अपंग होने से बच गए हो। इसलिए तुम्हारे और मेरे बीच का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, एक प्रभावशाली आभा, मानो 9 स्वर्गों में विराजमान हो, जुन शैनली से उमड़ पड़ी। इसने तुरंत ही पूरे प्रशिक्षण मैदान को घेर लिया और प्रत्येक मुरोंग शिष्य को ऐसा महसूस हुआ मानो वे मेमने हो जिन्हें कोई दिव्य ड्रैगन घूर रहा हो। लगभग सभी पीले पड़ गए और कांपने लगे। लिंजंगलुओ की ठंडी आंखें चमक उठी और उससे भी उतनी ही तेज आभा उभरी। वह हमेशा से दृढ़ इच्छाशक्ति वाली रही थी और कभी भी खुद को अपने साथियों से कमजोर नहीं मानती थी। इसलिए भले ही उसे लगता था कि जुन शानली की साधना बेहद डरावनी हो सकती है, फिर भी वह कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं थी। बस जुन शानली की हरकतें देखकर क्यूई शिलोंग की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई और उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। पहली बात तो ये कि जुन शानली ने सचमुच कोई कदम नहीं उठाया था और दूसरी बात, वह कुछ बातों की पुष्टि करना चाहता था। उनकी निगाहें पूरे प्रशिक्षण मैदान पर घूम गईं और क्यूई शिलोंग ने देखा कि उपस्थित अधिकांश मुरोंग शिष्यों के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे भय से भरे हुए थे, जो स्पष्ट रूप से जुन शैनली की आभा से भयभीत थे। मुरोंगतियान एक औसत मुरोंग शिष्य से कहीं बेहतर था। चोटों के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी वह दांत पीसता रहा और खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। जुन शानली के आभामंडल के आगे झुकने को तैयार नहीं था। जब क्यू शिलोंग की नजर पीछे खड़ी लिन परिवार की छोटी बच्ची पर पड़ी, तो उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक उभर आई। लिंजंगलुओ का सुंदर चेहरा भावहीन था, उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी थीं, लेकिन उसका नाजुक शरीर स्थिर और अविचल था, उसमें कोई कंपन नहीं दिख रहा था। उसका प्रदर्शन मुरोंगतियान से कहीं ज्यादा मजबूत था। अंततः क्यूई शिलोंग की निगाहें जुन शैनली के लक्षित आभा के केंद्र येबुके पर टिक गईं। शांत, संयमित। उस पल क्यू शिलोंग को येबुके से यही महसूस हुआ। ये देखकर क्यू शिलोंग की निगाहें और भी ज्यादा उत्सुक हो गईं। एक साधक द्वारा उत्सर्जित आभा वास्तव में उसकी इच्छाशक्ति और आत्मा की प्रबल शक्ति से उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, एक साधक की आत्मा और इच्छाशक्ति जितनी प्रबल होगी, उसकी आभा उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। क्यूई शिलोंग ने स्वाभाविक रूप से एक नजर में ही जुन शानली की साधना को पहचान लिया। इतनी कम उम्र में ऐसी साधना देखकर वह भी उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह सचमुच नीला पाताल लोक के दिव्य महल का एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति होने का हकदार था। इसके अलावा जुन शैनली की आध्यात्मिक इच्छाशक्ति की ताकत उनके प्रभावशाली आभा से देखी जा सकती थी। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में भी येबुके ने अपना सामान्य शांत और धैर्य प्रदर्शित किया, जिसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है, अर्थात येबुके की आध्यात्मिक इच्छाशक्ति जुन शैनली से भी अधिक मजबूत थी। इस 15 वर्षीय युवक ने वास्तव में ऐसा क्या अनुभव किया कि उसमें इतनी शक्तिशाली आत्मा और इच्छाशक्ति आ गई? ऐसा विचार क्यू शिलोंग के दिमाग में कौंधा। मेरे प्रभु, कृपया दया करें और मेरे मुरोंग परिवार के शिष्यों को छोड़ दें। जुन शैनली की आभा के दमन के तहत मुरोंग शिष्यों को तेजी से असहज होते देख मुरोंग चांगकिंग अंततः मदद नहीं कर सके और एक कदम उठाया। बस मुरोंग चांगकिंग से तात्विक ऊर्जा का एक शक्तिशाली उभार फूट पड़ा और उसी समय एक सुनहरा अर्धचंद्र धीरे धीरे उसके पीछे उग गया। स्वर्णिम आत्मा चंद्रमा 7 नश्वर शुद्धिकरण क्षेत्रों में से 7वें क्षेत्र स्वर्गीय रस क्षेत्र के अनुरूप है। मुरोंग परिवार के मुखिया के रूप में मुरोंग चांगकिंग की साधना स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली थी, जो नश्वर सफाई स्वर्गीय रस क्षेत्र तक पहुंच गई थी। उनके इस कदम ने तुरंत ही जुन शैनली की आभा का प्रतिकार किया, जिससे मुरोंग शिष्यों को अंततः ठीक होने का मौका मिला। सांसों की तेज आवाजें उठ गिर रही थीं, सभी मुरोंग शिष्य पसीने से तरबतर थे, उनके चेहरों से ठंडा पसीना बह रहा था। इस क्षणिक नियंत्रण हानि ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे उन्होंने किसी भयानक अनुभव का अनुभव कर लिया हो। जुन शैनली पर एक और नजर डालते ही मुरोंग शिष्यों की आंखें भय से भर गईं। ओह, एक स्वर्गीय रस दायरे विशेषज्ञ। अच्छा, ये लो, नीला अंडरवर्ल्ड महान हाथ सील। बस जुन शैनली के शरीर से शानदार तात्विक ऊर्जा निकल रही थी और 0 से 10 झांग आकार का नीला हाथ का निशान उभरा, जिसमें एक भयानक आभा थी, मानो 9 पाताल लोकों से जो मुरोंग चांगकिंग की ओर बढ़ रही हो। नीले रंग का हाथ का निशान बहुत तेज था, शक्तिशाली उतार चढ़ाव के साथ घूम रहा था और मुरोंग चांगकिंग से एक झांग से भी कम दूरी पर था। स्वर्गीय गिरोह घूमते ड्रैगन हाथ। हालांकि जुन शैनली का हमला बेहद अचानक था, मुरोंग चांगकिंग शांत रहे। एक 10 झांग ड्रैगन प्रेत शून्य में रेंगता हुआ आया। मुरोंग चांगकिंग द्वारा छोड़ा गया स्वर्गीय गिरोह घूमता ड्रैगन हाथ मुरोंग तियांग के इस्तेमाल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। बूम! नीला महान हाथ मोहर और ड्रैगन प्रेत भयंकर रूप से टकरा गए, विशाल उतार चढ़ाव के साथ विस्फोट। जब येबुके ने जुन शैनली के अचानक हमले को देखा, तो उसे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उसने समय रहते मुरोंग चांगकिंग को पलटवार करते देखा, फिर भी उसके दिल की बेचैनी और बढ़ गई। जुन शैनली के अहंकारी होठों पर व्यंग्य झलक उठा। उसी समय नीला हाथ का निशान अचानक चमक उठा, जिससे ड्रैगन प्रेत तुरंत चकनाचूर हो गया और मुरोंग चांगकिंग की चकित आंखों में उसकी छाती पर जा लगा। नहीं, अंकल चांगकिंग। ये देखकर येबुके के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह तुरंत आगे बढ़ा और मुरोंग चांगकिंग को सहारा दिया, जिसका चेहरा लाल हो गया था। येबुके से सटकर मुरोंग चांगकिंग ने उस नीले हाथ के निशान की विनाशकारी शक्ति को महसूस किया। आखिरकार वह अपनी चोटों को दबा नहीं सका और मुंह में ताजा खून थूक दिया। वहां मौजूद दूसरे बुजुर्ग जो बीच बचाव नहीं कर सके, उन्होंने भी एक साथ अपने हाव भाव बदल लिए।
फटफट एक ही चाल से नश्वर सफाई स्वर्गीय रश क्षेत्र के एक साधक मुरोंग चांगकिंग को वास्तव में जुनशानली ने पराजित कर दिया और वह भी निर्णायक रूप से। चाचा चांगकिंग, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? जैसे ही मुंह से खून निकला और येबुके के चिंतित और व्यथित शब्द उसके कानों में गूंजे, मुरोंग चांगकिंग को काफी राहत महसूस हुई। उसने येबुके की ओर हाथ हिलाया, अपना शरीर सीधा किया। उसके चेहरे पर थोड़ा सा आश्चर्य था। उसकी आंखें चमक रही थी जब वह ऊंचे और शक्तिशाली जुनशानली से बोला, मुझे एक ही चाल में उसी क्षेत्र में हराना सचमुच एक दुर्जय युवा प्रतिभा। बस जैसे ही ये शब्द गिरे, जुनशानली के पीछे एक सुनहरा आत्मा चंद्रमा भी उगाया। आश्चर्यजनक रूप से जुनशानली भी नश्वर शुद्धिकरण स्वर्गीय रश क्षेत्र में थी। उस सुनहरे आत्मा चंद्रमा के प्रकट होते ही पूरा प्रशिक्षण मैदान अचानक शांत हो गया। 17 वर्ष की आयु में मुरोंग तियान ने अपनी आत्मा चंद्रमा को संघनित किया और नश्वर शुद्धिकरण वीर आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया, जिससे उसे शताब्दी में एक बार होने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपाधि प्राप्त हुई। तो फिर यह युवा जो मात्र 15 वर्ष का प्रतीत होता है, किस प्रकार का विश्व विस्मयकारी प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, जो पहले ही नश्वर शुद्धिकरण के 7वें क्षेत्र स्वर्गीय रश क्षेत्र में पहुंच चुका है। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उसने मुरोंग चांगकिंग को, जो नश्वर शुद्धि स्वर्गीय दौड़ क्षेत्र में था, सिर्फ एक ही बार से हरा दिया। इस बच्चे की संचित शक्ति कितनी प्रचंड होगी। आखिरकार मुरोंग चांगकिंग भी अपनी युवावस्था में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुरोंग चांगकिंग उसके द्वारा घायल होने के बावजूद ये वाक्यांश कहे बिना नहीं रह सके, एक दुर्जय युवा प्रतिभा। घायल मुरोंग चांगकिंग को देखकर येबुके का गुस्सा भड़क उठा। वह जानता था कि मुरोंग चांगकिंग का एक कदम कुछ हद तक मुरोंग शिष्यों के लिए था और कुछ हद तक उसके अपने लिए भी, क्योंकि जुनशानली सिर्फ उसे ही निशाना बना रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो मुरोंग चांगकिंग उसकी वजह से घायल हुआ था। जुनशानली की हरकतें पहले ही येबुके की अंतिम पंक्ति को छू चुकी थीं। जुनशानली, येबुके की निगाहें चाकुओं की तरह थीं और ये 3 शब्द उसके मुंह से फूट पड़े। उसका दिल भयंकर क्रोध से जल रहा था। येबुके के ठंडे चेहरे को देखकर जुनशानली को तुरंत अपार संतुष्टि महसूस हुई। क्या गुस्सा? हा। अगर तुम गुस्सा हो गए तो क्या होगा येबुके? क्या तुम जानते हो कि आज का मैं तुम्हें एक उंगली से कुचल सकता हूं? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा येबुके, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। 10 साल बाद मैं तुमसे फिर लड़ूंगा। उस समय मैं तुम्हें खुलेआम और सम्मानपूर्वक अपने हाथों से कुचल दूंगा। 10 साल पहले तुम्हारे हाथों मिली अपनी हार के अपमान का बदला लेने के लिए। जुनशानली के शब्दों ने तुरंत ही वहां उपस्थित सभी मुरोंग परिवार के बुजुर्गों के साथ-साथ मुरोंग चांगकिंग को भी 10 साल पहले की एक सनसनीखेज घटना याद दिला दी। तो आप एज और अंडरवर्ल्ड दिव्य महल के वह अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जिन्हें 10 साल पहले बुके ने हराया था। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी कम उम्र में आपके पास इतनी साधना है। अप्रबुद्ध मुरोंग चांगकिंग बोले। जुनशानली ने मुरोंग चांगकिंग की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, येबुके, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने आज से 10 साल बाद चुनौती स्वीकार नहीं की, तो मैं तुम्हारे इस अंकल चांगकिंग को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा, उसे धूल में मिला दूंगा। तुम खांसी। जुनशानली की बातें सुनकर मुरोंग चांगकिंग गुस्से से भर गया। उसे जुनशानली की बातों पर जरा भी शक नहीं था। उत्तरी स्वर्ग क्षेत्र नीला पाताल लोक दिव्य महल के 5 महासंप्रदायों में से एक होने के नाते पूर्वी भूमि के एक छोटे से परिवार के मुखिया को नष्ट करना खाने पीने जितना आसान था। जुनशानली, क्या आप ये शब्द इस नगर स्वामी के सामने पूर्वी भूमि के हमारे 100 मुख्य शहरों को भड़काने के लिए कह रहे हैं? जाहिर है, जुनशानली की बातों से क्यूई शिलोन को भी ठेस पहुंची। वह ड्रैगनलाइट मेन सिटी का नगर स्वामी था और मुरोंग चांगकिंग ड्रैगनलाइट मेन सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक का मुखिया था। अगर कोई उसके सामने मुरोंग परिवार के मुखिया को खुलेआम नष्ट करने की धमकी दे, तो वह नगर स्वामी बनने के लायक नहीं रहेगा। मेरा 100 मुख्य शहरों को नाराज करने का कोई इरादा नहीं है। ये सब येबुके की पसंद पर निर्भर करता है। यद्यपि उनके शब्दों में अभी भी पूर्वी भूमि के 100 मुख्य शहरों के प्रति कुछ आशंका दिखाई दे रही थी, फिर भी जुनशानली ने अभिमानी भाव बनाए रखा। जुनशानली के अभिमानी शब्दों ने क्यूई शिलोन को थोड़ा क्रोधित किया, लेकिन ये युवक केंद्रीय मैदानों से एक सुपर संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता था और उसकी अपनी प्रतिभा और गहन साधना असाधारण थी। उसके शब्दों ने लोगों को चीजों पर गौर करने पर मजबूर कर दिया और यह साफ था कि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। सबकी नजरें एक बार फिर येबुके पर टिक गईं। जुनशानली की भयानक शक्ति देखकर सभी को इस घमंडी युवक से गहरा डर लगा। जब उन्होंने उसकी पृष्ठभूमि और उसकी शक्तियों पर विचार किया, तो निराशा ही हाथ लगी। मध्य मैदानों से एक सुपर संप्रदाय, वह शक्ति पूर्वी देशों के 100 मुख्य नगरों से भी अधिक शक्तिशाली थी, एक ऐसी जगह जिसकी सभी युवा मूल रूप से आकांक्षा रखते थे। हालांकि इस समय जुनशानली ने इसे मुरोंग शिष्यों के दिलों में इतने प्रभावशाली ढंग से अंकित कर दिया था। येबुके, 10 साल बाद उसकी जान तुम्हारे हाथों में होगी। बेशक अगर तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते तो अभी घुटनों के बल बैठ जाओ और कहो, कृपया इस कूड़े को छोड़ दो और मैं तुम्हें और तुम्हारे चाचा चांगकिंग को बाहर निकलने का रास्ता दिखा दूंगा। ये कहने के बाद जुनशानली ने कुछ नहीं कहा, बस येबुके को गौर से देखा। वह देखना चाहता था कि 10 साल से उसे परेशान करने वाला ये प्रतिद्वंद्वी क्या चुनाव करेगा। ये शब्द बोलते ही सबके चेहरे के भाव बदल गए। घुटने टेकें, दया की भीख मांगें। ये येबुके से जीने के अवसर के बदले में अपनी गरिमा त्यागने के लिए कह रहा था। लिन यंगलू की आंखों में चमकती आंखों वाले उस युवक ने जुनशानली की जबरदस्ती सुनकर धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। कोई भी उसका सुंदर चेहरा नहीं देख सका और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है। इतनी जबरदस्ती, क्या तुम इसे सहन करने में असमर्थ हो? हाँ, जुनशानली की भयानक शक्ति ऐसी थी जिसका सामना आज का येबुके बिल्कुल नहीं कर सकता था और 10 साल बाद भी वह वैसी ही रहेगी। उस समय जुनशानली द्वारा चींटी की तरह कुचले जाने से बेहतर था कि अब झुककर दया की भीख मांगी जाए, कम से कम अपनी जान बचाने के लिए। सभी मुरोंग शिष्यों के मन में यही विचार था। उनकी राय में जुनशानली का दुश्मन होना ऐसी बात थी जिसकी कल्पना भी मुरोंग शिष्यों ने नहीं की थी। इस पल मुरोंग तियान को बहुत राहत महसूस हुई। हालांकि वह जुनशानली से भी उतना ही नाराज था, लेकिन येबुके को जुनशानली द्वारा इतनी विकट स्थिति में धकेले जाते देखकर मुरोंग तियान को लगा कि उसे अपनी चोटें उतनी तकलीफदेह नहीं लगी। बुके, मेरे अच्छे बच्चे, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। अपने बगल में खड़े युवक को धीरे धीरे अपना सिर नीचे करते देख मुरोंग चांगकिंग को दिल का दर्द महसूस हुआ। मुरोंग चांगकिंग जानता था कि पिछले 10 सालों में इस बच्चे ने कितनी मुश्किलें झेली हैं। रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें या चुनौतियां क्यों न हो, उसने कभी हार नहीं मानी, हमेशा अपने चुने हुए रास्ते पर डटा रहा। अब जब वह आखिरकार फिर से चमकने ही वाला था, तभी एक ऐसी घटना घट गई। मुरोंग चांगकिंग का दिल इस सबसे क्यों न टूटा। मुरोंग चांगकिंग खुद को बेकार महसूस कर रहा था, इस 15 साल के लड़के की रक्षा करने में असमर्थ। उसने अपना बड़ा हाथ उस युवक के अभी भी कोमल कंधे पर रखा और मुरोंग चांगकिंग ने मन ही मन एक निर्णय लिया। बुके, तुम्हारे चाचा के लिए 10 साल कोई छोटी अवधि नहीं है। चिंता मत करो, अगर तुम्हारे चाचा मर भी गए तो मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। बस जाओ, बहुत दूर जाओ, पूर्वी देशों को छोड़ दो और इस विशाल दुनिया में तुम्हारे चाचा को यकीन नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। युवक के कंधे पर दृढ़ता से दबाव डालते हुए मुरोंग चांगकिंग की आवाज तेज और स्थिर थी, जो युवक के कानों में गूंज रही थी। जैसे ही मुरोंग चांगकिंग बोलना जारी रखने वाला था, उसने अचानक महसूस किया कि एक पतला गोरा हाथ धीरे से उसके हाथ के पीछे रखा गया है। येबुके ने धीरे से अपना झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाया, उसकी चमकदार आंखें इस समय आश्चर्यजनक रूप से चमक रही थीं। उसका हृदय गहरी गर्मजोशी से भर गया। मुरोंग चांगकिंग की ओर, जो चिंता से भरा हुआ था, देखते हुए येबुके मंद मुस्कुराया और धीरे से बोला, चाचा चांगकिंग, सब कुछ बुके पर छोड़ दो। युवक के शांत शब्दों ने मुरोंग चांगकिंग को क्षण भर के लिए समझने में असमर्थ बना दिया और उसने अचेतन रूप से सिर हिला दिया।
ओह, धीरे से सांस छोड़ते हुए येबुके ने एक कदम बढ़ाया। उसका लंबा शरीर नीचे जुनशैनली की ओर चल रहा था। ये कमजोरी की भावना, ये वास्तव में कष्टप्रद है। येबुके की बुदबुदाहट किसी ने नहीं सुनी। जुनशैनली ने येबुके को गौर से देखा, जो उसके नीचे सीधा खड़ा था। युवक की निगाहें अभी भी शांत थीं, लेकिन उसके भीतर एक तीक्ष्णता थी जो सब कुछ चीरती हुई प्रतीत हो रही थी और एक ज्वाला थी जो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। जूनशैनली, 10 साल इंतजार क्यों? मैं, येबुके, अभी और यही कसम खाता हूँ, आज से 4 साल बाद तुम और मैं लड़ेंगे। 10 साल पहले मैंने तुम्हें हराया था और आज से 4 साल बाद भी मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। बस इस बार तुम्हारे और मेरे बीच यह मौत की लड़ाई होगी। येबुके के मुंह से जलन, तीव्र हत्या के इरादे और हताश दृढ़ संकल्प से भरे शब्द धीरे-धीरे निकले और तुरंत सभी के कानों तक पहुंच गए। येबुके की निगाहें उस क्षण एक दिव्य तलवार की तरह तेज, एक स्वर्गीय ब्लेड की तरह बन गईं, जो जुनशैनली की आंखों में पड़ गईं, जिससे उसे अचानक कुछ चकाचौंध महसूस हुई। हा 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 हा! जुनशैनली के मुंह से एक अनजानी सी हंसी लगातार गूंज रही थी। येबुके की बातें सुनकर जुनशैनली ने सचमुच अपना सिर पीछे किया और जोर से हंस पड़ा। बस उसके पीछे सुनहरा पो यूं तैरता और डूबता रहा। जुनशैनली की हंसी दूर-दूर तक फैलती रही, लेकिन उसकी आंखें, जो तारों जितनी असंख्य थीं, भयानक लपटों से भी भरी थीं। येबुके, आखिरकार तुमने मुझे निराश नहीं किया। 4 साल, शाबाश, शाबाश, मैं तुम्हें 4 साल दूंगा। 4 साल बाद, तुम्हारे मरने के बाद, मैं तुम्हारी ये आंखें खोदकर निकाल लूंगा और इन्हें अपने स्थायी संग्रह के रूप में रखूंगा। चीख, एक चिड़िया की चीख गूंजी, जो आसमान को हिला देने वाली थी। उसके पंख फैल गए, जिससे तेज हवा चल रही थी, और वह धीरे-धीरे जुनशैनली को सबकी नजरों से ओझलकर क्षितिज में ओझल कर गई। केवल जुनशैनली के अविश्वसनीय रूप से अभिमानी शब्द अभी भी सभी के कानों में गूंज रहे थे। बुके, तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? येबुके के इस फैसले से मुरोंग चांगकिंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। इस युवक ने असल में सारा दबाव खुद ही उठा लिया था। चाचा चांगकिंग, यह मामला बुके से उत्पन्न हुआ है, इसलिए बुके को इसे अपने हाथों से हल करने दें। उस युवक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके सुंदर चेहरे पर इस समय दृढ़ संकल्प की झलक साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस समय उसके हृदय में कितनी अज्ञात शक्ति छिपी हुई थी। हाय, चूंकि बात यहाँ तक पहुंच गई थी, मुरोंग चांगकिंग के पास आह भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चलो भविष्य के बारे में भविष्य में बात करते हैं। तो बुके पहले वापस जाएगा। मैं आज रात तुमसे मिलने आऊंगा। मुरोंग चांगकिंग को विदाई देते हुए येबुके जाने वाला था। क्यूई शिलोंग ने शुरू से अंत तक सब कुछ देखा था और येबुके के कार्यों को देखकर येबुके के लिए उसकी प्रशंसा बहुत अधिक थी। इतने भयानक दुश्मन से युद्ध समझौता करने का साहस हर किसी में नहीं होता। इसका मतलब तो यही हो सकता था कि येबुके वाकई असाधारण था। इसलिए क्यू शिलोंग ने अपने विचार को आवाज देने का फैसला किया। येबुके, क्या तुम इस नगर प्रभु से एक शब्द सुनना चाहोगे? क्यूई शिलोंग धीरे से बोला। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्यूई शिलोंग ने अचानक उसे क्यों पुकारा। येबुके को क्यूई शिलोंग की पिछली मदद याद आ गई, इसलिए वह रुक गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ, नगर प्रभु, आपके पास क्या निर्देश हैं? ये देखकर कि येबुके उसकी पुकार पर रुक गया था, क्यूई शिलोंग के चेहरे पर मुस्कुराहट की एक झलक दिखाई दी। कोई निर्देश नहीं है, येबुके, यह नगर स्वामी तुम्हें एक भव्य समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना चाहता है। मुझे आश्चर्य है, क्या तुम तैयार हो? क्यूई शिलोंग के शब्दों ने मुरोंग बैशी के दिल की धड़कन अचानक बंद कर दी, जिससे उसके भीतर अचानक एक बुरा पूर्वाभास पैदा हो गया। ओह, ये कौन सा भव्य आयोजन है? कृपया मुझे समझाएं, नगर प्रभु। यद्यपि वह नहीं जानता था कि क्यूई शिलोंग किस भव्य आयोजन की बात कर रहा था और वह उसमें भाग नहीं लेना चाहता था, फिर भी येबुके ने विनम्रता से उत्तर दिया। येबुके का प्रश्न सुनकर क्यूई शिलोंग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यह नगर स्वामी आपको 1 महीने बाद होने वाले 100 शहरों के युद्ध में मेरे ड्रैगनलाइट मुख्य शहर का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित करना चाहता है। जैसे ही क्यूई शिलोंग ने बोलना समाप्त किया, सभी मुरोंग शिष्य आश्चर्यचकित हो गए और सभी मुरोंग तियान की ओर देखने लगे। क्या 100 शहरों की लड़ाई में ड्रैगनलाइट मुख्य शहर का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार पहले ही तय नहीं हो चुके थे? येबुके को क्यों आमंत्रित किया गया? क्यूई शिलोंग के शब्दों ने येबुके को भौहें चढ़ाने पर मजबूर कर दिया, जबकि मुरोंग बैशी का बूढ़ा चेहरा तुरंत काला पड़ गया और मुरोंग तियान पूरी तरह से चौंक गया, मानो वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। सिटी लॉर्ड के जवाब में 100 शहरों की लड़ाई के लिए क्या ड्रैगनलाइट मेन सिटी में केवल 3 स्लॉट नहीं है? येबुके पूछे बिना नहीं रह सका। हे, बिल्कुल सही, सिर्फ 3 स्लॉट। ये 3 है लिन परिवार की छोटी लड़की, सिमा परिवार का वो लड़का और तुम, बिल्कुल 3 लोग, न ज्यादा न कम। क्यू शिलोंग के जवाब से येबुके क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह फिर कुछ बोल पाता, अचानक एक उग्र आवाज गूंजी। नगर स्वामी क्यू, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मेरे बारे में क्या? क्या आपने मुझे 100 शहरों की लड़ाई में ड्रैगनलाइट मुख्य शहर का प्रतिनिधित्व करने का वादा नहीं किया था? ये येबुके कैसे हो सकता है? क्यों? क्यों? मुरोंग तियान का पीला चेहरा लाल हो गया, अविश्वास की अभिव्यक्ति से भर गया। क्यूई शिलोंग के अचानक कहे गए शब्दों ने उसे तुरंत ऐसा महसूस कराया जैसे वह नर्क में गिर गया हो। अभी-अभी वह क्यूई शिलोंग द्वारा पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होने और असीम गौरव के साथ 100 नगरों की लड़ाई में भाग लेने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन एक पल में वास्तविकता ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। इससे मुरोंग तियान भावनात्मक रूप से इसे स्वीकार नहीं कर पाया। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या मुझे ये तय करने के लिए आपकी अनुमति चाहिए कि कौन भाग लेगा? क्यूई शिलोंग के मुंह से उदासीनता भरे शब्द निकले। उसने मुरोंग तियान की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि येबुके से धीरे से बात करता रहा। येबुके, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम तैयार हो? येबुके एक पल के लिए चुप हो गया। सच कहूं तो वह 100 शहरों की किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहता था। उसे बस अब एक जबरदस्त जरूरत महसूस हो रही थी। 4 सालों में उसे जुनशैनली को हराने के लिए ताकत चाहिए थी। उसे हर मौके का फायदा उठाकर और मजबूत बनना था, न कि बेकार की इज्जतों के पीछे समय बर्बाद करना था। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, नगर स्वामी, लेकिन मैं 100 शहरों की लड़ाई में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हूं। येबुके के जवाब ने सबको फिर से चौंका दिया। 100 शहरों की लड़ाई में हिस्सा लेना कैसा सम्मान था? इसका मतलब सिर्फ एक युवा प्रतिभा होना ही नहीं था, बल्कि अनगिनत सम्मान पाना भी था। अगर किसी और को भी इसमें हिस्सा लेने का ऐसा मौका मिलता, तो वह पहले ही कृतज्ञता से भर जाता। भला वह मना कैसे कर सकता था? केवल मुरोंग चांगकिंग ही जानता था कि येबुके 100 शहरों की लड़ाई में भाग लेने के लिए क्यों तैयार नहीं था। ये बच्चा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। येबुके के जवाब ने मुरोंग तियान को पागल होने से नहीं रोका। उसके अंदर क्रोध उमड़ पड़ा और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अगर मुरोंग बैशी ने उसे मजबूती से न पकड़ा होता, तो मुरोंग तियान पूरी तरह से बेकाबू हो जाता। यह मेरा है, मुरोंग तियान, इसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। येबुके, येबुके। येबुके के जवाब से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित न होते हुए क्यूई शिलोंग आश्वस्त रहा और कुछ रहस्यमय ढंग से बोला, मुझे पता है कि तुम्हारी अपनी योजनाएं हैं, लेकिन यह नगर स्वामी तुम्हें बताता है, जब तक तुम 100 शहरों की लड़ाई में भाग लेते हो और अच्छे परिणाम प्राप्त करते हो, तब तक तुम्हें कई लाभ प्राप्त होंगे। दूसरे शब्दों में, तुम्हारी ताकत में थोड़े समय में ही भारी उछाल आएगा। इतना ही नहीं, अगर तुम अंत तक डटे रहे, तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य इंतजार कर रहा होगा। लेकिन तुम्हारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें नहीं हैं। इस पर क्यूई शिलोंग रुका और संतुष्ट होकर मुस्कुराया। साफ जाहिर था कि उसने येबुके के चेहरे पर प्रलोभन की झलक देखी थी। इसके तुरंत बाद सबकी निगाहों के नीचे क्यूई शिलोंग ने केवल अपना मुंह हिलाया, कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी और फिर अगले ही पल
येबुके ने अचानक कहा, अच्छा, मैं 100 शहरों की लड़ाई में भाग लेने को तैयार हूँ। अपनी झोपड़ी की ओर वापस जाते हुए येबुके ने चुपचाप उन शब्दों पर विचार किया जो क्यू शिलोंग ने ध्वनि संचरण के माध्यम से उसे बताए थे। ध्वनि संचरण एक गहन तकनीक है जो केवल उन्हीं लोगों के लिए सुलभ है जो एक निश्चित स्तर की शक्ति प्राप्त कर चुके हैं। क्यू शिलोंग ने इस तकनीक का उपयोग येबुके को ये बताने के लिए किया था कि उसे 100 शहरों के युद्ध में भाग क्यों लेना चाहिए। युवक पत्थर के रास्ते पर धीरे-धीरे चल रहा था। हल्की हवा उसके काले बालों को उड़ा रही थी। उसका सुंदर चेहरा इस समय असाधारण रूप से शांत था, जो येबुके को एक अनोखा आकर्षण दे रहा था। ये दृश्य मुरोंग के शिष्यों ने देखा और उनकी ओर, खासकर कुछ युवतियों ने उत्सुकता, ईर्ष्या, जांच और सम्मान भरी नजरों से देखा। पहली बार उन्हें लगा कि येबुके वाकई खूबसूरत है। येबुके ने इन निगाहों को नजरअंदाज कर दिया, अपनी झोपड़ी में वापस आ गया, बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और चुपचाप साधना करने लगा। हालांकि मुरोंग तियांग के साथ उसका युद्ध जीतना मुश्किल नहीं था, फिर भी इसमें उसकी कुछ युवान शक्ति खर्च हुई। दुजान संत विधि के मूल के अस्तित्व के बावजूद यह उसका पहला प्रयास था और उसने अभी तक उसमें पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी। हालांकि जैसे-जैसे वह निरंतर संक्षेपण और सुधार करता गया, उसकी संत दाओ युद्ध क्यूई की शक्ति और भी मजबूत होती गई। साधना की अवस्था में प्रवेश करते हुए येबुके ने अस्थायी रूप से सब कुछ एक तरफ रख दिया। उसे समझ आ गया था कि लगातार मजबूत होकर ही वह जून शानली को हरा सकता है, अंकल फू को ढूंढ सकता है और कांग के अतीत का पता लगा सकता है। शक्ति ही वह आधार थी जो सब कुछ निर्धारित करती थी। ये संसार सचमुच इतना क्रूर था। ओम संत दाओ युद्ध क्यूई उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी और सुनहरी लाल प्राण ऊर्जा कंपन कर रही थी। येबुके ने अपनी युवान शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ निम्न श्रेणी की, प्रथम श्रेणी की गोलियां ली और धीरे-धीरे साधना की। 1 घंटे बाद येबुके, जो पालथी मारकर बैठा था, थोड़ा कांप उठा। उसकी कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं और वह तुरंत जोश से भर गया। 1 घंटे की साधना ने येबुके की खोई हुई ऊर्जा पूरी तरह से बहाल कर दी थी। बस उसके कंधे पर मुरोंग तियान द्वारा खरोंचे गए घाव को ठीक होने में कुछ और दिन लगेंगे। अफसोस, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। जुन शानली की ताकत के बारे में सोचकर येबुके को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह निडर था। उसे पक्का यकीन था कि 4 साल में वह जुन शानली को मार डालेगा। 4 साल काफी हैं। येबुके के मन में एक लंबी खामोश आवाज गूंज रही थी। वह कौन था? जुन शानली ने येबुके को 10 साल की सजा दी थी, लेकिन येबुके ने कौन के सुझाव के आधार पर इसे 4 साल कर दिया था। हे, आज जो कुछ भी हुआ उसने आपके 10 साल के अपरिवर्तनीय एकांत को सचमुच रोमांचक बना दिया है। कौन के हल्के फुल्के चिढ़ाने वाले शब्दों ने येबुके के होठों को मुस्कुराहट में बदल दिया। उसकी आंखें जलने लगी। मुझे लगता है कि मेरे आने वाले दिन बेहद रोमांचक होंगे। उसकी गोद में हाथ डालकर उसने ब्लड ड्रैगन जेड निकाला। रक्तलाल ड्रैगन के आकार का जेड पेंडेंट एक हल्की सी चमक बिखेर रहा था और छूने पर गर्माहट महसूस हो रही थी। वैसे कौन, तुम्हें क्या लगता है कि नगर स्वामी क्यूई की बातें कितनी विश्वसनीय हैं? उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक बार प्रथम मुख्य शहर में इस रक्त ड्रैगन जेड को देखा था। अपनी ताकत को अस्थायी रूप से बढ़ाने में सक्षम होने के अलावा क्यू शिलोंग ने आखिरकार येबुके को 100 शहरों के युद्ध में ड्रैगन लाइट मेन सिटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसलिए राजी किया क्योंकि क्यू शिलोंग ने येबुके को बताया था कि उसने एक बार फर्स्ट मेन सिटी में इस ब्लड ड्रैगन जेड को देखा था और यह ब्लड ड्रैगन जेड अंकल फू ने उसके लिए छोड़ा था। दूसरे शब्दों में क्यू शिलोंग येबुके को बता रहा था कि शायद फर्स्ट मेन सिटी में अंकल फू के बारे में जानकारी हो। वह इस बारे में तुमसे झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। शायद उस पहले मुख्य शहर में तुम्हारे अंकल फू के बारे में सचमुच कोई खबर हो। थोड़ा सा सिर हिलाते हुए येबुके ने ब्लड ड्रैगन जेड को वापस अपने आलिंगन में ले लिया। 100 शहरों के युद्ध का उल्लेख करने पर येबुके को आदिम वन में मिले तलवारधारी युवक और शिफान यंगपो मंच पर मिले साधक की याद आ गई, जिसे उसने एक ही मुक्का मारकर पीछे धकेल दिया था। उस समय तलवार चलाने वाले युवक, जिसने खुद को फैंग कैचिन कहा था, ने उससे कहा था कि वह 100 शहर युद्ध में येबुके के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक है। लगता है ये 100 शहरों का युद्ध काफी दिलचस्प होगा। मैं तो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। येबुके की आंखों में उत्सुकता की झलक दिखाई दी। क्रेक। दरवाजा खोलकर येबुके झोपड़ी से बाहर निकला। बाहर रात हो चुकी थी और तारों भरे आसमान में एक चमकता चांद मृदु प्रकाश बिखेर रहा था। येबुके मुरोंग चांगकिंग के ठिकाने की ओर तेजी से बढ़ा। मुरोंग चांगकिंग उसकी वजह से घायल हुआ था, इसलिए येबुके को मुरोंग चांगकिंग की हालत देखने जाना था। इसके अलावा येबुके मुरोंग चांगकिंग से अंकल फू के बारे में भी पूछना चाहता था। हुश, एक परछाई में तब्दील होकर येबुके पत्थर के रास्ते पर तेजी से चल पड़ा। मुरोंग चांगकिंग का निवास मुरोंग परिवार के मुख्य क्षेत्र में था, यहाँ से कुछ दूरी पर। यह ज़ियान एयर का रहने का क्वार्टर है। येबुके की नजर एक नाजुक और खूबसूरत 2 मंजिला इमारत पर पड़ी। यह मुरोंग परिवार द्वारा ज़ियान एयर के लिए खास तौर पर तैयार की गई इमारत थी, जो अपने ही इलाके में एकांत और शांत वातावरण में स्थित थी। आमतौर पर बहुत कम लोग इसे छेड़ते थे और आम मुरोंग अनुयायी तो इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ते थे, क्योंकि सभी मुरोंग शिष्य जानते थे कि ज़ियान एयर की शक्ति अथाह थी। हालांकि वह मिलनसार लगती थी, पर वह किसी दूसरी दुनिया से होने का एहसास देती थी, मानो वह देर सवेर गायब हो जाएगी। केवल येबुके ही बिना किसी बाधा के ज़ियान एयर के साथ रह सकता था, एक ऐसा तथ्य जिसने एक बार अनगिनत मुरोंग शिष्यों को ईर्ष्या का कारण बना दिया था। ये छोटी बच्ची, मैंने उसे 1 महीने से नहीं देखा है। शियान एयर का जिक्र आते ही येबुके की आंखों में एक स्नेह झलकने लगा, एक बड़े भाई का अपनी छोटी बहन के प्रति स्नेह। मुझे ज़ियान एयर की चाय पिए हुए बहुत समय हो गया है। मैं बाद में उसे पीना नहीं भूल सकता। होठों पर मुस्कान के साथ येबुके के विचार चमके और गायब हो गए, उसके पैर रुके नहीं। ओम, तभी शियानर की इमारत से अचानक एक अजीब मगर आग जैसी हलचल हुई। उसके तुरंत बाद एक दबी हुई मगर दर्द भरी लड़की की आवाज आई। अरे नहीं, ये तो ज़ियान रह है। यद्यपि लड़की की आवाज धीमी थी, फिर भी येबुके ने तुरंत पहचान लिया कि वह ज़ियान एयर की आवाज थी। स्विश, तीव्र गति से घूमते हुए येबुके ने अपनी सेंट दाओ बैटल क्यू को उठाया और सबसे तेज गति से ज़ियानर की इमारत की ओर दौड़ा। टकराना, कसकर बंद दरवाजा येबुके ने जोर से तोड़ दिया। पहली मंजिल का बैठक का खाना खाली था। वहां की बनावट से वाकिफ येबुके का शरीर रुका नहीं, तेजी से दूसरी मंजिल की ओर भागा। वह ज़ियान एयर का शयन कक्ष था। आमतौर पर ज़ियान एयर के अलावा कोई भी वहां कभी नहीं जाता था, लेकिन इस वक्त येबुके को इसकी परवाह नहीं थी। काँव काँव, जैसे ही येबुके दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसके कानों में अचानक एक ऊंची चीख गूंजी। इस आवाज में बड़प्पन, शान और असीम वैभव समाया हुआ था। उसी समय येबुके की आंखों की रोशनी काफी तेज हो गई, मानो लाल रंग की चमकदार रोशनी छा गई हो। उसे बेहद तेज बुखार ने जकड़ लिया, जिससे येबुके की सांसें अचानक रुक गईं। अपने चेहरे को बचाने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाई, येबुके ने जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और आगे देखने की कोशिश की। लाल रोशनी के समंदर के नीचे बिस्तर पर ज़ियान एक चुपचाप लेटी हुई थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका हमेशा साफ सुथरा छोटा सा चेहरा अब पूरी तरह से लाल हो गया था। उसके नाजुक चेहरे सिकुड़े हुए थे। येबुके साफ महसूस कर सकता था कि ज़ियान एयर इस समय बहुत दर्द में होगी। हालांकि जैसे ही येबुके ने अपनी नजर ऊपर की ओर घुमाई, उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उसने ज़ियानर के नाजुक शरीर से लगभग 3 फीट ऊपर एक पक्षी जैसा लगभग 3 फीट आकार का लाल रोशनी में लिपटा हुआ एक जीव देखा। उसका कोई भौतिक रूप नहीं था, वह विशुद्ध रूप से एक मायावी आत्मा के रूप में विद्यमान था। लाल लाल अग्नि पक्षी तेज गर्मी उत्सर्जित कर रहा था, लेकिन इस समय उसे येबुके की उपस्थिति का आभास हो गया था। अपने पंखों के फड़फड़ाते ही एक लाल लाल आध्यात्मिक ऊर्जा जो तेज गर्मी बिखेर रही थी, लेते हुए ज़ियान एयर की ओर फैल गई। जैसे ही ये लाल युवान पावर इंजेक्ट किया गया, ज़ियान एयर के चेहरे के भाव और भी विकृत हो गए।
साफ था कि उसे बहुत दर्द हो रहा था। जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओम! एक भयंकर गर्जना के साथ येवुके ने अपनी संत-दाओ बैटल क्यूई को पूरी तरह से प्रसारित कर दिया। उसकी सुनहरी लाल प्राण ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसने कोई युद्ध परम तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि संत-दाओ बैटल क्यूई से लिपटा हुआ अपना हाथ उस लाल अग्नि पक्षी की ओर बढ़ा दिया। येवुके का पहला विचार इस अजीब लाल-लाल प्रकाश पक्षी को नियंत्रित करने का था, उसे मारने का नहीं। उसे डर था कि ऐसा करने से ज़ियान एयर को नुकसान पहुंच सकता है। हिस! संत-दाओ बैटल क्यू से प्रभावित हथेली ज्वलंत लाल प्रकाश पक्षी के चारों ओर की लाल रोशनी से टकराई और उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। येवुके से खतरे को भांपते हुए लाल रोशनी वाले पक्षी ने अपने पंख और भी तेजी से फड़फड़ाए, मानो वह हर पल का फायदा उठा रहा हो। मेरे लिए खोलो। येवुके की संत-दाओ युद्ध क्यू उसके भीतर उबल रही थी। वह अपनी निगरानी में ज़ियान एयर पर कोई भी दुर्घटना नहीं होने देना चाहता था। हिस! अंततः येवुके के पूरे प्रयास से उसकी हथेली अंततः लाल प्रकाश की बाधा को तोड़कर आग जैसे लाल प्रकाश पक्षी को पकड़ ले गई। इतना गर्म, जैसे ही उसने ज्वलंत लाल प्रकाश पक्षी को छुआ, येवुके को ऐसा लगा जैसे उसका हाथ ज्वालामुखी में गिर गया हो। सिजल! उसकी हथेली में भयंकर जलन महसूस होने पर येवुके को एहसास हुआ कि उसके हाथ से पहले ही खून बह रहा होगा। लेकिन फिर भी उसने पूरी ताकत से उस लाल बत्ती वाले पक्षी को कसकर पकड़ रखा था। वह शियानर को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। ओम! इस नाजुक पल में लाल रंग का अग्नि पक्षी अचानक कांप उठा और फिर एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। इसके तुरंत बाद येवुके को लगा जैसे किसी जबरदस्त बल ने उसे पीछे धकेल दिया हो। जल्दी से खुद को संभालते हुए येवुके फिर से हमला करने ही वाला था कि कांग अचानक चिल्लाया, हमला मत करो। यह एक फीनिक्स लुवान स्वर्गीय युवती का सच्चा आत्मा मिलन प्रतीत होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हमेशा से लगता था कि यह छोटी बच्ची असाधारण है। वह फीनिक्स लुवान स्वर्गीय युवती वंश की वंशज है। यह मामला उसके लिए बहुत लाभदायक होगा। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। कोंग के शब्दों से येवुके का शरीर अकड़ गया और उसने हमला रोक दिया। उसने अपने दाहिने हाथ की हथेली को देखा, जो पहले ही काफी जल चुकी थी और काफी जख्म हो चुका था। कांव, न जाने क्यों एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। लाल लाल रोशनी वाले पक्षी को मानो कोई बहुत बड़ा फायदा हो गया हो। उसके पक्षी मुख ने खुशी से भरी एक लंबी चीख निकाली और फिर येवुके की ओर देखा। था धन्यवाद, मुझे एक पूर्ण धन्यवाद स्वर्णिम स्वर्गीय दाव देने के लिए। येवुके के कानों में एक धुंधली सी आवाज गूंजी। येवुके मुश्किल से समझ पाया कि यह लाल बत्ती वाले पक्षी का धन्यवाद था। ओम! तुरंत ही ज्वलंत लाल प्रकाश पक्षी ने अपने पंख फैला दिए, चमकदार लाल प्रकाश फूट पड़ा, सुनहरी रोशनी को ढक लिया और अपार शक्ति लेकर ज़ियानर के शरीर में प्रवेश कर गया। एक क्षण में पूरे कमरे की सारी लाल रोशनी गायब हो गई, मानो जो कुछ अभी हुआ था वह कभी हुआ ही न हो। वहां लेटी हुई ज़ियानर शांतिपूर्ण लग रही थी, अब उसे कोई डर नहीं हो रहा था, मानो वह गहरी नींद में सो गई हो। ज़ियानर को इस हालत में देखकर येवुके अभी भी पूरी तरह से सहज नहीं था। उसने मन ही मन स्थिति का आकलन किया और यह भी समझा कि ज़ियानर मुरोंगटियांग के साथ उसकी लड़ाई देखने क्यों नहीं गई थी। सिर हिलाते हुए वह अंततः ज़ियानर के बिस्तर के पास रखी एक कुर्सी पर चला गया और चुपचाप आंखें बंद करके साधना करने बैठ गया। वह अपनी आंखों से ज़ियानर को जागते हुए देखना चाहता था और यह पुष्टि करना चाहता था कि वह ठीक है, उसके बाद ही वह मन की शांति के साथ वहां से जा सकता था। रात पानी की तरह ठंडी थी। येवुके की साधना के दौरान समय तेजी से बीत गया। एक रात बहुत जल्दी बीत गई। कमरे में गर्म धूप की किरणें आ रही थीं। बिस्तर पर लेटी ज़ियानर ने अचानक अपनी पलकें झपकाईं, फिर आंखें खोलीं। उसकी साफ नम निगाहें तुरंत येवुके पर पड़ीं, जो उसके बगल में बैठा था। जब ज़ियान एयर की नींद खुली और उसने येवुके को अपने बगल में चुपचाप साधना करते देखा, तो उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। फिर मानो उसे कुछ याद आ गया हो, उसकी नाजुक भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। सूरज की गर्मी का एहसास होते ही येवुके सिहर उठा और रात भर साधना की गई संत मार्ग युद्ध की धीरे-धीरे शांत हो गई। फिर उसकी कसी हुई आंखें खुली और शियानेर की स्पष्ट निगाहों से टकराईं और वह एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर गई। चेहरे पर खुशी के भाव लिए येवुके तुरंत उठ खड़ा हुआ और चिंता से पूछा, ज़ियान एयर तुम जाग रही हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? येवुके के खूबसूरत चेहरे पर चिंता की झलक देखकर ज़ियान एयर के दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। उसकी नजर येवुके के दाहिने हाथ पर पड़ी, जहां उसे उपचारात्मक दवा दी गई थी, और ज़ियान एयर समझ गई कि कल रात इस युवक ने, जो उसके बड़े भाई जैसा था, शायद उसकी जान फिर से बचाई थी। ज़ियान एयर के नाजुक चेहरे पर एक अजीब सी अनिच्छा उभर आई जब वह बिस्तर से उठकर येवुके को एक चमकदार मुस्कान के साथ देख रही थी। भाई बुके, अगर कल रात आप ना होते तो ज़ियान एयर धूल में मिल जाती। ये दूसरी बार है जब आपने ज़ियान एयर की जान बचाई है, भाई बुके। ज़ियानर की आवाज स्पष्ट और मधुर थी, फिर भी उसमें सच्ची कृतज्ञता और गहरा स्नेह था। जब ये शब्द येवुके के कानों में पड़े तो उसने बनावटी गुस्सा दिखाया। ज़ियान एयर, अगर तुम भाई बुके के साथ इतनी औपचारिकता बरतती रहोगी तो भाई बुके चले जाएंगे। ठीक है, ज़ियानर जानती है कि वह गलत थी। पिछले 10 सालों में येवुके और ज़ियान एयर के बीच एक बहुत ही गहरा भाई बहन का रिश्ता बन गया था। येवुके के लिए पूरे मुरोंग परिवार में सिर्फ मुरोंग चांगकिंग और ज़ियान एयर ही थे जिन्हें वह छोड़ नहीं सकता था। मुरोंग चांगकिंग एक सम्मानित बुजुर्ग थी और ज़ियान एयर उनकी प्यारी छोटी बहन थी। ज़ियान एयर, चूंकि तुम ठीक हो, मुझे राहत है। थोड़ा आराम करो, मैं अब जा रहा हूं और बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। वह युवक जो पूरी रात जागा था, ज़ियानर के बालों को सहलाते हुए मुड़ा और जाने को तैयार हुआ। उसे पता था कि ज़ियानर कोई राज छुपा रही होगी। आखिरकार कल रात जो हुआ उसे बहुत कुछ समझ आ गया था, पर इसे क्या फर्क पड़ता था। येवुके के लिए ज़ियान एयर उसकी छोटी बहन थी। अगर उसकी बहन इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी तो वह नहीं पूछता था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि ज़ियान एयर सुरक्षित थी। ज़ियानर का सुंदर चेहरा जो मुस्कुरा रहा था, अनजाने में गहरी अनिच्छा में बदल गया था। येवुके के पीछे हटे हुए चेहरे को देखते हुए वह अचानक धीरे से बोली, भाई बुके, ज़ियानर जा रही है। लड़की के झिझकते शब्द येवुके के कानों तक पहुंचे और उसे कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। उसकी आंखों में भी झिझक की झलक दिखाई दी। शायद येवुके के दिल में उसे बहुत पहले से पता था कि ज़ियानर देर सवेर मुरोंग परिवार को छोड़ देगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। भाई बुके, आपकी तरह ज़ियान एयर भी मुरोंग परिवार में पली बड़ी थी। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में ज़ियान एयर ने बहुत ही शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जिया है। हालांकि मुरोंग परिवार छोटा है, फिर भी इसमें एक ऐसी शांति और सद्भाव है जो कहीं और नहीं मिलता। यहाँ मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है। और भाई बुके, आप हमेशा ज़ियान एयर के साथ रहते हैं, जिससे ज़ियान एयर को परिवार का स्नेह महसूस होता है। ज़ियान एयर को यह एहसास होता है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें ज़ियान एयर संजोकर रखती है। ज़ियान एयर यह सब कभी नहीं भूलेगी। मानो उसके हृदय का कोई तार गहराई से टूट गया हो। शियानर की स्पष्ट आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वहां अत्यधिक उदासी नहीं थी, केवल गहरी अनिच्छा थी। 2 गर्म गोरे हाथों ने लड़की को धीरे से गले लगा लिया। येवुके ने ज़ियानर के बालों को सहलाया, उसकी आंखें भी अनिच्छा से भरी थीं, लेकिन उसकी धीमी आवाज ज़ियानर के कानों में गूंजी, मूर्ख ज़ियानर, यह कोई जिंदगी मरण का बिछड़ना नहीं है। मुरोंग परिवार को छोड़ने का मतलब यह नहीं कि हम फिर कभी नहीं मिल सकते। देखो, मैं भी 100 शहरों की लड़ाई में भाग लेने के लिए मुरोंग परिवार को छोड़ने वाला हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पहले अलविदा कह दिया। अगर मैं होता तो क्या मैं भी कुछ आंसू नहीं बहाता। फटफट येवुके के कंधे पर टिकी ज़ियानर जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी और उसके छोटे से हाथ ने येवुके को धीरे से थपथपाया। भाई बुके, तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। येवुके की चिढ़ाने से ज़ियान एयर का अनिच्छुक हृदय कुछ कमजोर पड़ गया।
उसने येबुके के सुंदर चेहरे और कोमल निगाहों को देखा और धीरे से पूछा, भाई बुके, भविष्य में तुम जरूर जियान एयर को ढूंढने आओगे, ठीक है? शियाने की उत्सुकता और घबराहट को महसूस करते हुए येबुके का दिल दुखने से खुद को नहीं रोक पाया। वह अपने माता पिता के बिना बड़ा हुआ था और अंकल फू से भी जल्दी ही अलग हो गया था। हालांकि मुरोंग चांगकिंग ने उसे अपना ही माना था, लेकिन शियाने ही थी जिसने येबुके को सबसे कोमल सहकर्मी जैसा पारिवारिक एहसास दिलाया। अब जब अलगाव निकट आ गया था, येबुके की अनिच्छा भी शियाना से कम नहीं थी। बेशक चाहे कितनी भी लंबी यात्रा क्यों न करनी पड़े, भाई बुके भविष्य में आपसे मिलने जरूर आएंगे। ये भाई बुके का वादा है। येबुके ने भारी स्वर में सिर हिलाया, उसकी निगाहें दृढ़ थीं, उसका स्वर दृढ़ था। येबुके की बात सुनकर जियान ए फिर से आंसुओं के बीच मुस्कुराई और उसने जोर से सिर भी हिलाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। इस अलगाव के बाद जब हम फिर मिलेंगे तो कैसा लगेगा? कौन, क्या लोग सचमुच बिछड़ने से बच नहीं सकते? उसके दिल में एक हल्का सा उदास विचार धीरे से उठा। येबुके शियानेर की छोटी सी इमारत से निकलकर पत्थर के रास्ते पर टहल रहा था। हवा में एक अनिच्छुक विदाई का संकेत था जो येबुके के गालों को धीरे से सहला रही थी। हाँ, सभी अच्छी चीजों का अंत होना ही है, यहाँ तक कि सबसे करीबी रिश्तेदार भी एक दिन जुदा हो जाते हैं। चिंता मत करो, ये छोटी बच्ची फीनिक्स स्वर्गीय युवती वंश से है। कल रात सच्ची आत्मा में विलीन होने के बाद वह फीनिक्स स्वर्गीय युवतियों के बीच निश्चित रूप से एक उच्च स्थान प्राप्त करेगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि फीनिक्स स्वर्गीय युवतियां ऐसी शिष्या को मुरोंग परिवार जैसी छोटी जगह में क्यों पालने देंगी, उसका भविष्य और भी बेहतर होगा। फीनिक्स स्वर्गीय युवती बहुत शक्तिशाली लगता है, ये कैसा अस्तित्व है वास्तव में? येबुके को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि कौन फीनिक्स स्वर्गीय युवती के बारे में जानता था। कौन ने बस अपनी सबसे महत्वपूर्ण याददाश्त खो दी थी कि वह कौन था, लेकिन कुछ और यादें जो उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, जैसे कि अमृत की पहचान करना, अभी भी याद आ रही थी। फीनिक्स स्वर्गीय युवती ने येबुके के दिल में जिज्ञासा की एक झलक जगा दी। मेरी बची हुई यादों में इसके कुछ वर्णन है, इसीलिए मैं बता सकता था कि वह छोटी बच्ची अपनी सच्ची आत्मा में विलीन हो रही थी। फीनिक्स स्वर्गीय युवती किसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि एक दीर्घकालिक शक्ति का सामूहिक नाम है। उनके संप्रदाय की सभी सदस्य महिलाएं हैं, फिर भी प्रत्येक असाधारण रूप से शक्तिशाली है। यहाँ तक कि जहाँ कई शक्तियाँ एकत्रित होती हैं, वहाँ भी उनकी बहुत सम्मानजनक प्रतिष्ठा है। फीनिक्स स्वर्गीय युवती वंश की साधना विधियाँ अद्वितीय और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, जो सभी उनके शरीर में निहित सच्ची आत्मा से उत्पन्न होती हैं। हर साल फीनिक्स स्वर्गीय युवतियाँ अनगिनत शिष्यों को दुनिया भर में खोजबीन के लिए भेजती हैं, उन शिशु कन्याओं की खोज करती हैं जिनके शरीर में अभी भी सच्ची आत्माएं हैं और उन्हें अपने संप्रदाय में शामिल कर लेती हैं। ये छोटी बच्ची उनमें से एक होनी चाहिए। हालांकि फीनिक्स स्वर्गीय युवती वंश शक्तिशाली होने के साथ साथ उनका स्वभाव भी विलक्षण और व्यवहार में कठिन होता है। ओह, ये तो बड़ी अजीब शक्ति है। कौन के स्पष्टीकरण ने भी येबुके को मन ही मन आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन वह ये भी समझ गया कि फीनिक्स स्वर्गीय युवती के पास लौटने के बाद जियान एर को निश्चित रूप से कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए उसकी चिंताएं स्थायी रूप से दूर हो गईं। संक्षेप में, कड़ी मेहनत करो अपनी प्रतिभा के साथ। अगर तुमने बैटल सेंट मेथड की उत्पत्ति को संक्षेप में प्रस्तुत करने में 10 साल न बिताए होते तो तुम्हारी वर्तमान उपलब्धियां निश्चित रूप से जून शैनली से कमतर नहीं होती। लेकिन हर चीज का अपना मूल्य होता है। तुमने सेंट मेथड की उत्पत्ति को संक्षेप में प्रस्तुत करने में 10 साल बिताए हैं और भविष्य में तुम इससे अपार सौभाग्य प्राप्त करोगे। बुके, ये दुनिया बहुत बड़ी है और जब तक तुम और मजबूत होते जाओगे, एक दिन तुम पाओगे कि ये दुनिया असीम रूप से अद्भुत है। येबुके समझ गया कि कांग उसे अप्रत्यक्ष रूप से सलाह दे रहा है। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने खुद को संभाला और अपनी आकृति को चमकाते हुए मुरोंग चांगकिंग के घर की ओर तेजी से बढ़ गया। चाचा चांगकिंग, बुके आपसे मुलाकात का अनुरोध कर रहा है। मुरोंग चांगकिंग के कमरे के बाहर खड़े होकर येबुके ने सम्मानपूर्वक कहा। अरे बदमाश, जब तुम यहाँ हो तो बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। कमरे के अंदर से एक तेज आवाज आई। मुरोंग चांगकिंग की बातें सुनकर येबुके का दिल थोड़ा हल्का हुआ। वह समझ गया कि मुरोंग चांगकिंग की चोटें अब गंभीर नहीं रहीं। मुरोंग चांगकिंग बैठक में एक कुर्सी पर बैठा था, उसका चेहरा लाल था, मानो उसने अभी साधना पूरी की हो। येबुके को अंदर आते देख उसके चौकोर चेहरे पर मुस्कान आ गई। चाचा चांगकिंग, क्या आपकी चोटें ठीक हैं? मुरोंग चांगकिंग के पास जाकर येबुके ने पूछा। कुछ नहीं, उस लड़के जुन शैनली का मुझे मारने का कोई इरादा नहीं था, उसने बस मुझे एक झटका देकर घायल कर दिया। कुछ दिन आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। मुरोंग चांगकिंग ने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि वह ठीक है। मुरोंग चांगकिंग द्वारा जुन शैनली का उल्लेख सुनकर येबुके की आंखों में हत्या के इरादे की एक स्पष्ट झलक दिखाई दी, जिसे मुरोंग चांगकिंग ने तुरंत पकड़ लिया। कल येबुके और जुन शैनली द्वारा किए गए 4 साल के समझौते को याद करते हुए मुरोंग चांगकिंग ने अपने दिल में फिर से आह भरी। चाचा चांगकिंग, चिंता मत करो, अब से 4 साल बाद मैं निश्चित रूप से जुन शैनली को हरा दूंगा और आपके लिए कल के अपमान का बदला लूंगा। येबुके का स्वर दृढ़ था। साफ था कि येबुके के मन में पहले से ही जुन शैनली को मारने का जबरदस्त इरादा था। अपने सामने अकेले बोझ उठाए युवक को देखकर मुरोंग चांगकिंग भावुक तो हुआ, लेकिन साथ ही थोड़ी चिंता भी हुई। हालांकि ये चिंता जल्दी ही गायब हो गई, क्योंकि वह जानता था कि आज का येबुके अब पहले वाला येबुके नहीं रहा। वह फिर से उठ खड़ा हुआ था और इस बार वह जरूर चमकेगा। 4 साल बाद कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि येबुके जुन शैनली को नहीं हरा सकता? बुके, तुम मुझसे मिलने आए हो, तुम्हें कुछ पूछना होगा, है ना? जैसे कि येबुके क्या सोच रहा था, ये जानते हुए भी मुरोंग चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हम, बुके, सबसे पहले आपको विदाई देने आया है। चूंकि मैंने 100 शहरों की लड़ाई में ड्रैगन लाइट मेन सिटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सहमति दे दी है, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक यहाँ रहूंगा, इसलिए मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ। मुरोंग चांगकिंग को देखते हुए येबुके ने उत्तर दिया। हाँ, नगर स्वामी क्यूई ने तुम्हें युद्ध में ड्रैगन लाइट मुख्य नगर का प्रतिनिधित्व करने दिया होगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी ताकत और क्षमता देखी होगी। यह मेरे मुरोंग परिवार के लिए भी सम्मान की बात है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो। मुरोंग चांगकिंग मुस्कुरा रहा था। येबुके का 100 शहरों की लड़ाई में ड्रैगन लाइट मेन सिटी का प्रतिनिधित्व करना पहले से ही कुछ संकेत दे रहा था। फिर येबुके ने गहरी सांस ली, उसकी निगाहें मुरोंग चांगकिंग की ओर देखते हुए जल रही थीं और उसने गहरी आवाज में कहा, बुके के आने का दूसरा कारण यह है कि वह आपसे अंकल फू के बारे में बताने के लिए कहे। अपने सामने खड़े युवक की दृढ़ निगाहों को देखते हुए मुरोंग चांगकिंग ने इत्मीनान से आह भरी, उसकी आंखों में पुरानी यादें उभर आईं। बुके, मुझे पता था कि तुम मुझसे इस बारे में देर सवेर पूछोगे। खैर, अब समय आ गया है कि तुम उस व्यक्ति, अपने अंकल फू के बारे में जान लो। मुरोंग चांगकिंग के शब्दों को सुनकर येबुके की सांसें कुछ तेज हो गईं, लेकिन उसने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगा। वह एक भी शब्द नहीं चुकाना चाहता था। ये 11 साल पहले की बात है। मैं कुछ साधकों को ड्रैगन लाइट मेन सिटी के बाहर आगजनी, हत्या और लूटपाट करते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए गुस्से में आकर मैं उन्हें खत्म करना चाहता था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उनके जाल में फंस जाऊंगा। हालांकि उन कुछ लोगों की साधना मेरी जितनी ऊंची नहीं थी, फिर भी साथ मिलकर वे मेरे लिए खतरा बन सकते थे। इसके अलावा मैं लापरवाह था और एक घात में फंस गया। जैसे ही मैं अपनी जान गंवाने वाला था, वह व्यक्ति प्रकट हो गया। इस बिंदु पर मुरोंग चांगकिंग की आंखों में विस्मय और सम्मान की झलक दिखाई दी। मैं अभी भी नहीं भूल सकता कि उन तीनों की ओर अपनी उंगली के एक हल्के से झटके से नश्वर सफाई क्षेत्र, क्यूई और आत्मा क्षेत्र के 5वें चरण के वे 3 विशेषज्ञ बस धूल में बदल गए और पतली हवा में गायब हो गए।
मुरोंग चांगकिंग की आवाज थोड़ी कांप उठी। स्पष्ट रूप से अंकल फू के भयानक तरीके अभी भी उसके लिए अविस्मरणीय बने हुए थे। येबुके भी अपने दिल में उतना ही उत्साहित था। तो अंकल फू वाकई एक शक्तिशाली साधक थे। वह व्यक्ति अधेड़ उम्र का लग रहा था, लेकिन उसकी आभा समुद्र की तरह गहरी, विशाल और असीम थी। और उस समय एक छोटा लड़का उसकी पीठ से चिपका हुआ सो रहा था। मुरोंग चांगकिंग ने येबुके की ओर देखा। साफ था कि वह छोटा लड़का येबुके ही था। हालांकि वह व्यक्ति समय समय पर खांसता रहता था और मैंने उसकी आस्तीन पर हल्के गहरे लाल खून के धब्बे भी देखे। हालांकि मैं कोई माहिर चिकित्सक नहीं हूं, फिर भी मैं समझ सकता था कि उस व्यक्ति के शरीर पर कोई छिपी हुई चोट थी और वह काफी समय से थी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, येबुके चौंक गया। अंकल फू जब भी मेरे साथ थे तो क्या वे घायल थे? येबुके की याद में अंकल फू उसके लिए पिता के समान थे, जो हमेशा उसे सागर के समान विशालता का एहसास दिलाते थे तथा उनके होठों पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी। हालांकि येबुके को 4 साल की उम्र से पहले की कोई बात याद नहीं थी, पर उसे पता था कि वो और अंकल फू कई जगहों पर गए थे। शायद अंकल फू ने उसे तब से पाला था जब वो कपड़े पहने हुए था। चाचा चांगकिंग, क्या अंकल फू की चोट गंभीर है? अंततः येबुके खुद को रोक नहीं सका और पूछ ही लिया। मुरोंग चांगकिंग ने येबुके की तीव्र आवाज सुनी और अंकल फू के लिए युवक की चिंता को समझ गया। इसलिए उसने कहा, मैंने उस व्यक्ति से भी यही सवाल पूछा था और मैंने अपने सभी उपचारात्मक अमृत भी अर्पित किए थे, लेकिन वह व्यक्ति केवल हल्का सा मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा था, ये कई साल पुरानी चोट है। ये ठीक नहीं होगी, लेकिन इससे मेरी जान भी नहीं जाएगी। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके ये शब्द सुनकर मैं दंग रह गया, लेकिन ये देखकर कि उस व्यक्ति को जरा भी परवाह नहीं थी, मैं कुछ नहीं कर सकता था। कई साल पुरानी चोट ठीक तो नहीं होगी, पर मार भी नहीं डालेगी। मुरोंग चांगकिंग की बातें सुनकर येबुके का दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे अंकल फू के साथ वाकई बहुत कुछ हुआ हो। बाद में मैंने उसे मुरोंग परिवार में मेहमान बनने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए वह तुम्हें मुरोंग परिवार के पास ले आया। वह मुरोंग परिवार के यहाँ 1 महीने से ज्यादा समय तक रहा। इस दौरान तुम गहरी नींद में सो रहे थे और जाग गए। हालांकि मैंने पाया कि तुम, जो उस समय सिर्फ 4 साल के थे, अपनी पुरानी यादें खो चुके थे। लेकिन उसने कोई आश्चर्य नहीं जताया। अंत में उसने तुम्हें मेरे मुरोंग परिवार को सौंप दिया, ब्लड ड्रैगन ज़ेड को पीछे छोड़ दिया और फिर एक रात चुपचाप चला गया, बिना तुमसे एक शब्द भी कहे। बस ऐसे ही वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। मुरोंग चांगकिंग ने धीरे से बोलना समाप्त किया। इन 11 सालों में उस व्यक्ति की यादें मानो एक सपना सा था जो चुपचाप आता और चला जाता। अगर येबुके न होता, कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया था या कहाँ से आया था। सिर्फ येबुके ही जानता होगा, लेकिन इस बच्चे ने वे यादें खो दी थी। येबुके ऊपर से तो शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका दिल तूफान की तरह उमड़ रहा था, जो लंबे समय तक शांत नहीं हो पा रहा था। मुरोंग चांगकिंग की इस नाकाफी प्रतिक्रिया ने एक दशक से चली आ रही उनकी जिद को अब येबुके को असमंजस के दौर में डाल दिया। अंकल फू का ठिकाना एक रहस्य बना रहा और पुरानी छिपी हुई चोट, उनकी अपनी भूलने की बीमारी और अंकल फू का चुपचाप चले जाना, ये सब येबुके को बेचैन कर रहे थे। उसने गहरी सांस ली, अपनी छाती को छुआ और रक्त ड्रैगन ज़ेड और पत्र को महसूस किया। येबुके के दिल का भ्रम धीरे धीरे दूर हो गया। चाचा फू, बुके आपको अवश्य ढूंढ लेगा। येबुके की इस दृढ़ता को महसूस करते हुए मुरोंग चांगकिंग ने मन ही मन आह भरी। ये बच्चा जन्म से ही दृढ़ और दृढ़ था, यहाँ तक कि कुछ हद तक जुनूनी भी। ठीक वैसे ही जैसे उसने 10 साल तक अपनी साधना को छुपाया था और कल अचानक एक रक्त ड्रैगन ज़ेड के लिए फूट पड़ा। अगर अपरिहार्य कठिनाइयां और भयानक सहनशक्ति न होती तो वह ऐसा कैसे हो सकता था? अब भी मुरोंग चांगकिंग को विश्वास था कि येबुके अपनी साधना छिपा रहा है। आखिरकार 1 महीने के भीतर अपनी साधना को शरीर निर्माण के 5वें स्वर्ग, कंडरा शोधन की छोटी सिद्धि से शरीर निर्माण की महान सिद्धि, मज्जा शोधन की महान सिद्धि तक बढ़ाना, ऐसी बात थी जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। मुरोंग चांगकिंग इस मुद्दे पर जोर नहीं देना चाहता था। वह जानता था कि येबुके के अपने विचार हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी बेटी मुरोंग बिंगलान और येबुके की शादी तय करने का बीड़ा उठाया था, जिसके कारण येबुके बार-बार उससे यह आदेश वापस लेने के लिए कहता रहा था। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि यह सगाई आगे चलकर मुरोंग तियांग के खिलाफ येबुके की चुनौती का कारण बन जाएगी। शायद बिंगलान के पास वह सौभाग्य नहीं है। इसे छोड़ो, युवाओं को अपने मामले स्वयं संभालने दो। येबुके को जो जानना था वो जानकर वह मुरोंग चांगकिंग के कमरे से चला गया। उसे अंकल फू से जुड़ी हर बात सुलझानी थी। अपने छोटे से कमरे में लौटकर येबुके काफी देर तक अकेले बैठा रहा। उसे किसी ने भी परेशान नहीं किया। कांग, आपने कहा था कि एक कुंडली आत्मिक क्षेत्र के 5वें चरण, क्यू आत्मिक क्षेत्र के 3 साधकों को राख में बदल सकती है और एक व्यक्ति की स्मृति भी मिटा सकती है। ऐसे साधन प्राप्त करने के लिए कितने ऊंचे साधना स्तर की आवश्यकता होती है? येबुके की आंखें चमक उठीं और उसके मन में प्रश्नवाचक स्वर गूंजने लगा। क्या आपको जून शैनली के बगल में पीले रंग के वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति याद हैं? उनकी साधना और ची शिलोंग की साधना एक ही स्तर पर होनी चाहिए। वे दोनों पहले ही नश्वर शुद्धिकरण चरण के 7 महालोकों को पार कर चुके हैं और एक और स्तर पर पहुंच चुके हैं। उदाहरण के लिए उन दोनों को ही लीजिए। वे दोनों आत्मिक क्षेत्र के 5वें चरण, ची आत्मिक क्षेत्र के 3 साधकों को एक ही उंगली से मार सकते हैं। लेकिन आत्मिक क्षेत्र, ची आत्मिक क्षेत्र के 3 साधकों को राख में बदलना, चाहे वे दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली क्यों न हो, वे ऐसा करने में बिल्कुल असमर्थ होंगे। जहां तक किसी व्यक्ति की स्मृति के एक हिस्से को बिना किसी नुकसान के मिटाने की बात है, तो यह केवल साधना द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल वही साधक ऐसा कर सकता है जिसने शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं में निपुणता प्राप्त कर ली हो। कोंग का स्वर बहुत दृढ़ था। उसने भी अभी मुरोंग चांगकिंग की बातें सुनी थी, इसलिए जब येबुके ने पूछा तो उसने स्वाभाविक रूप से अपने विचार व्यक्त कर दिए। कोंग का जवाब सुनकर येबुके की आंखें सिकुड़ गईं और उसके दिल में निर्णय की एक झलक उभरी। ऐसा कुछ जो ड्रैगन लाइट सिटी के स्वामी क्यू शिलोंग, जो नश्वर शुद्धिकरण चरण के 7 महान लोगों को पार कर चुके हैं, दर्जनों गुना शक्तिशाली होने पर भी नहीं कर सकते थे, अंकल फू आसानी से कर सकते थे। दूसरों की याददाश्त मिटाने जैसे भयानक उपाय भी अंकल फू आसानी से कर सकते थे। ये दर्शाता है कि अंकल फू संभवतः लगभग अजय साधक हैं। लेकिन फिर भी अंकल फू ने कई वर्षों तक एक छिपी हुई चोट को धोया और मुझे अकेले जाने से पहले मुरोंग परिवार को सौंप दिया। इसलिए ये बहुत संभव है कि अंकल फू किसी बात से डरते थे। क्या अंकल फू से भी अधिक शक्तिशाली कोई प्रतिद्वंद भी हो सकता है जो उन्हें निशाना बना रहा हो, जिसके कारण अंकल फू मुझे कई जगहों पर ले गए? ये शायद एक पलायन था। ये सोचते ही येबुके की आंखों में आश्चर्यजनक रूप से चमक आ गई। इसके अलावा अगर मेरा अनुमान सही है तो अंकल फू और मेरे माता पिता के बीच बहुत करीबी रिश्ता रहा होगा, वरना वह मुझे एक बोझ के रूप में अपने साथ भागने के लिए नहीं ले जाते। तो अब मेरे माता पिता कहाँ हैं? क्या वे अभी भी जीवित हैं? एक बार एक विचार उठता है तो 100 विचार उसके पीछे पीछे आते हैं। एक समस्या का समाधान अक्सर और भी समस्याओं को जन्म देता है। सीमित जानकारी के आधार पर येबुके इन अनुमानों पर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। अंकल फू के बारे में और जानकारी प्राप्त करके ही वह इनकी पुष्टि कर सकता था। 100 शहरों की लड़ाई, 100 शहरों की लड़ाई। क्या सचमुच उस पहले मुख्य शहर में अंकल फू की खबर होगी? अगर होगी तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस समय येबुके की तीक्ष्णता पूरी तरह से प्रकट हो गई थी। उसके मन में अंकल फू को ढूंढना, जून शानली को हराना और कांग के अतीत की खोज करना, यही सबसे बड़े कारण थे कि वह 10 साल तक निष्क्रिय रहकर लगन से साधना करने को तैयार था। अब जब अंकल फू के बारे में खबर मिल गई थी तो वह लगातार उसका पीछा करेगा। बस उसके शरीर से हल्की सुनहरी पवित्र दाव युद्ध क्यों प्रवाहित हुई और सुनहरी लाल प्राण ऊर्जा उमड़ पड़ी।
येबुके ने एक बार फिर साधना में प्रवेश किया। वह क्यूई शिलोंग के साथ सिमा परिवार के पास नहीं गया, बल्कि मुरोंग परिवार के पास प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, ताकि पहले तो वह अपनी चोटों से उबर सके और दूसरा अंकल फू से संबंधित मामलों की पुष्टि कर सके। अब जब ये दोनों मामले पूरे हो गए, तो वह पूरी तरह से साधना में लग गया और चुपचाप क्यूई शिलोंग के उसे ले जाने की प्रतीक्षा करने लगा। साधना में समय जल्दी बीत जाता है। इस प्रकार एक दिन जल्दी ही बीत गया। अगली सुबह येबुके उस छोटे से कमरे से निकला जहां वह 10 सालों से रह रहा था। उसके दिल में एक हल्की सी हिचकिचाहट थी। वह मुरोंग परिवार के रास्ते पर कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। उसकी पीठ पर 7 सितारा रिफाइनिंग दाव का डिब्बा बंधा हुआ था। 10 साल तक वह साधना में व्यस्त रहा और उसे कभी किसी और चीज की परवाह नहीं रही। अब जब वह जाने वाला था, तब भी उसके दिल में एक उदासी थी। आखिरकार यही तो वह पला बड़ा था। येबुके को लग रहा था कि इस जाने के बाद शायद वह कई सालों तक वापस न आए। येबुके धीरे धीरे चलता रहा, हवा को अपने काले बालों में उड़ने देता रहा। कुछ ही देर में वह शियानर की छोटी सी इमारत के पास पहुंच गया। वह काफी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। येबुके अंदर नहीं गया। वह जियान एल को अलविदा नहीं कहना चाहता था, हालांकि वह जानता था कि जियान एल भी कुछ ही देर में वहां से चली जाएगी। दूर का सच्चा मित्र दूर के देश को भी पास ले आता है। भाई बहन के स्नेह के लिए भी यही बात लागू होती है। जियान एल, भाई बुके तुम्हें ढूंढने अवश्य आएंगे। येबुके मुरोंग परिवार के प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़ गया। उसे पता नहीं था कि छोटी सी इमारत से जियानर उसके पीछे हटे हुए चेहरे को भावहीनता से देख रही थी। जियानर के पीछे एक अधेड़ उम्र की महिला साधिका खड़ी थी। इस साधिका ने हरे जल बादल का वस्त्र पहना हुआ था, जिससे एक शीतल आभा निकल रही थी। उसका चेहरा धुंधला था। उसने अपने सामने खड़ी शियानेर की ओर देखा और अचानक भारी स्वर में बोली, क्या मुरोंग परिवार में किसी ने आत्मा कन्या को अपनी सच्ची आत्मा में विलीन होते देखा है? उसके शब्दों में कोई भावना नहीं थी, मानो बर्फ 1000 वर्षों से पिघली न हो। साधिका का प्रश्न सुनकर शियानेर की आंखों में कोई चमक नहीं आई। येबुके के साथ जो गर्मजोशी थी वह गायब हो गई और वह धीमे स्वर में बोली, नहीं। बहुत अच्छा, कृपया इस बूढ़े सेवक आत्मा युवती का अनुसरण करें। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, साधिका ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। पूरा कमरा लाल हो गया, फिर धीरे धीरे फीका पड़ गया और शियानर का नामोनिशान मिट गया। प्रशिक्षण मैदान। येबुके अपनी पीठ पर काला लंबा संदूक रखे लंबे और स्वतंत्र खड़े थे। उनके आसपास कुछ मुरोंग शिष्य, खासकर उनमें शामिल युवतियां, फुसफुसा रही थीं, जो शर्म और अफसोस से येबुके को देख रही थीं। एक कोने में खड़ी एक खूबसूरत आकृति चुपचाप येबुके को देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें कई जटिल भावनाओं से चमक रही थीं, जो अंततः एक आह में बदल गईं, जो भ्रम, सदमे और अकथनीय पछतावे से भरी हुई थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर लाल होंठ हल्के से कटे हुए थे। यह मुरोंग बिंगलान थी। और दूसरे कोने में मुरोंग तियान ने अपना दाहिना हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसका चेहरा बेहद विकृत था। उसकी निगाहें येबुके की ओर आक्रोश से भरी हुई थीं। येबुके, तुमने मेरा ब्लड ड्रैगन ज़ेड छीन लिया। तुमने मेरा स्थान छीन लिया। मैं तुम्हें इससे दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें इससे दूर नहीं जाने दूंगा। फुश। येबुके ने जब 1/4 घंटे तक इंतजार किया, तो आसमान से एक लहर आई और फिर 3 आकृतियां तेजी से प्रकट हुईं। येबुके ने ऊपर देखा। नेता क्यू शिलोंग था और उसके पीछे एक पुरुष और एक महिला थे। येबुके ने उस लड़की को पिछले दिन मुरोंग तियान के साथ हुए द्वंद्व युद्ध में देखा था। वह लिन यंगलुओ होनी चाहिए, लिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी। तो फिर वह युवक सिमा एओ होना चाहिए, जो सिमा परिवार का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है। बस क्यू शिलोंग ने अपना हाथ उठाया और येबुके को लगा जैसे कोई जोरदार बल उसे ऊपर उठा रहा है। उसका पूरा शरीर अनायास ही उन तीनों के पास चला गया और पल भर में वह क्यू शिलोंग के पीछे लिन यंगलुओ के साथ खड़ा था। तीनों को वहां मौजूद देखकर क्यू शिलोंग खिलखिलाकर हंसा। उससे एक हल्का सा प्रभामंडल निकला, जिसने उसके पीछे खड़े तीनों को घेर लिया और फिर वह प्रकाश के एक वलय में बदल गया और मुरोंग शिष्यों की नजरों से ओझल हो गया। ऊंची उड़ान भरने की अजीब अनुभूति महसूस करते हुए येबुके थोड़ा अपरिचित था, लेकिन उसने अचानक अपने पीछे से एक धीमी प्रश्नवाचक आवाज सुनी। एक आदमी जिसने आत्मा चंद्रमा को भी संघनित नहीं किया है, उसके पास मेरे 700 शहर की लड़ाई में भाग लेने की क्या योग्यता है? सिमा एओ। ये शब्द सुनते ही लिन यंगलुओ की ठंडी आंखों में एक लहर दौड़ गई। उसकी परिधीय दृष्टि येबुके पर पड़ी और उसने पाया कि येबुके का चेहरा पहले जैसा ही शांत था, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। येबुके ने शांति से सीधे सामने देखा। अचानक पीछे से आई आवाज को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। पिछले 10 सालों में मुरोंग परिवार में उसे जो उपहास और ताने मिले थे, वे उसकी कल्पना से भी परे थे। सिमा आओ के मुंह से निकले तिरस्कार भरे सवालों ने येबुके के दिल में जरा भी हलचल नहीं मचाई। या यूं कहें कि पिछले एक दशक के अपने अनुभवों की वजह से येबुके बहुत पहले ही इन सब के प्रति उदासीन हो गया था। अगर वह खुद न चाहे, तो उसकी पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति के लिए उसे शब्दों से उकसाना मुश्किल होगा। लिन यंगलू की आंखों में समझ की एक झलक झलकी। येबुके की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित नहीं थी। 2 दिन पहले मुरोंग परिवार में हुई लड़ाई देखने और येबुके को उस अविश्वसनीय रूप से दुर्जय साथी जुनशानली को चुनौती देते देखने के बाद लिन यंगलू समझ गया कि येबुके एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जिसकी कल्पना आम लोग करने की हिम्मत भी नहीं करते। सिमा एओ को युवा पीढ़ी में उत्कृष्ट माना जा सकता है, लेकिन जुनशानली की तुलना में वह बहुत पीछे हैं। येबुके के पीछे खड़े सिमा एओ को एहसास हुआ कि उसकी बातों को इस आदमी ने अनसुना कर दिया है, जिसने अभी तक आत्मा चंद्रमा का भी सार नहीं निकाला था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हमेशा से मानता था कि शक्ति ही नियम है, उसे क्रोध का एक उफान महसूस हुआ। हालांकि लिन यंगलुओ, जिसे वह बहुत प्यार करता था, की ओर देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह उसके सामने अपना संयम नहीं खोना चाहता, इसलिए सिमा एओ ने कुछ देर के लिए अपने क्रोध को दबा लिया। क्यू शिलोंग अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसका योद्धा वस्त्र हवा में लहरा रहा था जब वह हवा में उड़ रहा था, लेकिन उसने अपने पीछे के 3 युवाओं की हर गतिविधि को गहरी अंतर्दृष्टि के साथ देखा। वह जानता था कि येबुके का अचानक आना सिमा एओ को जरूर नाराज करेगा। लिन यंगलुओ की बात करें तो क्यू शिलोंग चिंतित नहीं था। ये युवा लड़की किसी और से ज्यादा अच्छी तरह से निरीक्षण कर सकती थी। आने वाले महीने में क्यू शिलोंग अपने सभी संसाधनों का उपयोग इन 3 युवाओं को पूरी तरह से विकसित करने के लिए करेगा और 100 शहर ग्रैंड प्रतियोगिता शुरू होने से पहले उनकी ताकत में काफी सुधार करने में मदद करने का प्रयास करेगा। खास तौर पर येबुके क्यू शिलोंग को इस युवक से बहुत उम्मीदें थीं। शरीर निर्माण की महान सिद्धि में रहते हुए नश्वर शुद्धि वीरात्मिक क्षेत्र के एक साधक मुरोंग तियान को हराने में सक्षम होना दर्शाता है कि उसका संचय उसके साथियों से कहीं आगे था। अगर वह इस महीने के भीतर एकात्मिक चंद्रमा को संघनित करके नश्वर शुद्धि क्षेत्र में प्रवेश कर पाता, तो वह इन तीनों में सबसे महान बन जाता। लगता है मुझे भी इस 100 सिटी ग्रैंड कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना होगा। जाओ बुजी, इस बार आखिरकार तय हो ही जाता है कि कौन श्रेष्ठ है। क्यू शिलोंग की थोड़ी सी जर्जा आंखों में एक छिपी हुई तीक्ष्णता चमक उठी। फुश। आकाश में तात्विक ऊर्जा का प्रभामंडल फैल गया। येबुके ने उसे बहुत देर तक ध्यान से देखा, फिर अचानक मौन तोड़ा। नगर स्वामी क्यूई, ये कनिष्ठ अब शरीर निर्माण की महान सिद्धि पर है। मुझे अभी भी इस बारे में काफी संदेह है कि आत्माचंद्र को कैसे संघनित किया जाए और नश्वर शुद्धि क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया जाए। क्या मैं नगर स्वामी क्यूई से प्रार्थना कर सकता हूं कि वे मुझे ज्ञान प्रदान करें? सीमा एओ, जो अपनी बाहें पार करके खड़ा था, ने येबुके का प्रश्न सुना और उसकी आंखों में एक स्पष्ट उपहास प्रकट हुआ। हाँ, बढ़िया। मेरे निवास तक पहुंचने से पहले हमें अभी कुछ दूरी तय करनी है। मैं नगर स्वामी आपको सोल मून के बारे में समझाऊंगा। लिन यंगलुओ, सिमा एओ, हालांकि आप दोनों ने पहले ही सोल मून को संघनित कर लिया है और नश्वर शुद्धि क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, फिर भी निम्नलिखित सामग्री आपके लिए भी लाभदायक होगी। क्यू शिलोंग के शब्द लिन यंगलुओ और सिमा एओ के कानों में गूंज रहे थे। लिन यंगलुओ ने धीरे से सिर हिलाया, जबकि सिमा एओ की आंखों में भी गंभीरता के भाव उभर आए।
साधकों के लिए पहला चरण शरीर निर्माण क्षेत्र है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें त्वचा, मांस, स्नायुबंधन, अस्थियों और मज्जा का शोधन, भौतिक शरीर को कठोर बनाना, प्राण ऊर्जा और रक्त को संघनित करना, उन्हें विशाल और प्रवाहमान बनाना, उन्हें शरीर के भीतर की तात्विक ऊर्जा में विलीन करना और अंततः संपूर्ण शरीर को भीतर और बाहर से महासिद्धि चरण तक पहुंचाना शामिल है, जो कि वह क्षेत्र है जिसमें आप वर्तमान में हैं। ये बुके। अब आइए बात करते हैं कि नश्वर शुद्धिकरण क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया जाए। नश्वर शुद्धि क्षेत्र की बात करें तो इसके प्रतीक का उल्लेख करना आवश्यक है। आत्मिक चंद्रमा। आत्मिक चंद्रमा क्या है? ये कैसे बनता है? मनुष्य समस्त सृष्टि की आत्माएं हैं। जन्म से ही मनुष्य के साथ 7 आत्माएं होती हैं। ये 7 आत्माएं हैं: वीर आत्मा, सार आत्मा, शक्ति आत्मा, मूल आत्मा, क्यूई आत्मा, आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा और स्वर्गीय प्रभाव आत्मा। हालांकि सामान्य लोग अपने जीवन काल में अपनी 7 आत्माओं को नहीं देख सकते क्योंकि वे निराकार और अमूर्त हैं। केवल वे साधक जो शरीर निर्माण की महान सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, इन 7 आत्माओं के अस्तित्व को अनुभव कर सकते हैं। उनके अस्तित्व को अनुभव करने के बाद साधकों को इन निराकार और अमूर्त 7 आत्माओं को एक-एक करके संघनित करना होगा। इन 7 आत्माओं में शक्तिशाली ऊर्जा समाहित है, इसलिए आत्मचंद्र का अस्तित्व है। आत्मचंद्र इन 7 आत्माओं का मूर्त रूप है। ये 7 आत्माएं नश्वर शुद्धि के 7 प्रमुख चरणों के अनुरूप हैं और जैसे-जैसे 7 आत्माएं संघनित होती जाएंगी, आत्मचंद्र निरंतर रंग बदलता रहेगा। इस समय क्यू शिलोंग ने देखा कि उसके पीछे खड़े 3 युवा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और वह संतुष्टि से मुस्कुराया। क्यू शिलोंग ने आगे कहा, नश्वर शुद्धि का पहला चरण वीर आत्मिक क्षेत्र और दूसरा चरण सार आत्मिक क्षेत्र क्रमशः हल्के चांदी और गहरे चांदी के रंग के हैं। तीसरा चरण शक्ति आत्मिक क्षेत्र और चौथा चरण मूल आत्मिक क्षेत्र क्रमशः हल्के बैंगनी और गहरे बैंगनी रंग के हैं। और अंतिम 3 चरण क्यू आत्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक ज्ञान क्षेत्र और दिव्य प्रभाव क्षेत्र बैंगनी सुनहरा, हल्का सुनहरा और सुनहरा रंग के हैं। अतः दूसरे शब्दों में किसी अन्य साधक के आत्मिक चंद्रमा के रंग की पहचान करके आप ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि उनकी साधना नश्वर शुद्धि क्षेत्र के किस चरण में है। उदाहरण के लिए लिन यंगलुओ और सिमा एओ, आप दोनों के वर्तमान में हल्के चांदी के आत्मिक चंद्रमा हैं और आप गहरे चांदी की ओर रूपांतरित होने की प्रवृत्ति दिखाने लगे हैं, जो दर्शाता है कि आपकी वर्तमान साधना नश्वर शुद्धि वीर आत्मिक क्षेत्र के चरण पर है। बस जैसे ही क्यू शिलोंग ने बात की, लिन यंगलुओ और सिमा एओ कांप उठे और उनके पीछे एक हल्का चांदी का आत्मा चंद्रमा उभरा, जो तैरता और डूबता हुआ शक्तिशाली उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। इसलिए आप दोनों को आने वाले महीने में सार आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। यदि आप सफल रहे तो आपकी तात्विक ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होगी। आखिरकार नश्वर शुद्धि के 7 प्रमुख चरणों में यदि कोई शक्तिशाली युद्ध कला सहायक न हो तो प्रत्येक क्षेत्र के बीच एक स्पष्ट खाई है, क्योंकि आपसे एक क्षेत्र ऊपर का कोई साधक अपनी प्रचुर तात्विक ऊर्जा से आपको आसानी से थका सकता है। जहां तक ये बुके की बात है, मैं आपको आधा महीना देता हूं। आपको एक आत्मा चंद्रमा को संघनित करना होगा और नश्वर शुद्धि वीर आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। तभी आपके पास 100 नगरों की महाप्रतियोगिता में अपनी इच्छित उपलब्धि प्राप्त करने की योग्यता और क्षमता होगी। अंतिम वाक्य ने ये बुके के दिल में कुछ हलचल मचा दी और फिर उसकी चमकदार आंखें तीक्ष्ण निश्चय से भर गईं। ये सही है, 100 शहरों की महाप्रतियोगिता कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं थी जिसमें कोई भी भाग ले सकता था। इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक साधक अपने अपने मुख्य शहर का प्रतिनिधित्व करते थे और वे सभी युवा प्रतिभाशाली थे। उदाहरण के लिए उसके बगल में खड़े 2 लोगों को ही लीजिए, उनमें से कोई भी मुरोंगतियान को आसानी से हरा सकता था। यदि कोई 100 नगरों की महाप्रतियोगिता में शानदार परिणाम प्राप्त करना चाहता था तो उसे प्रबल शक्ति की नितांत आवश्यकता थी। ये बुके समझ गया था कि युद्ध संविधान की उत्पत्ति के कारण वह विभिन्न लोकों में युद्ध कर सकता था और शरीर निर्माण की महान सिद्धि में रहते हुए नश्वर शुद्धिकरण वीरात्मा लोक से मुकाबला कर सकता था। लेकिन 100 नगरों की महाप्रतियोगिता में ऐसी युद्ध शक्ति कुछ भी नहीं थी। ये बुके कल्पना कर सकता था कि उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली लोगों में से कई दूसरे लोग सार आत्मा लोक के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गए होंगे और कुछ प्रतिभाशाली लोग सार आत्मा लोक के मध्य चरण तक भी पहुंच गए होंगे और शायद सार आत्मा लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ भी प्रकट होंगे। वह भी बहुत कमजोर था। आत्मा चंद्रमा को संघनित करना और नश्वर शुद्धि वीर आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करना ये बुके के लिए एक अत्यावश्यक कार्य था। एक बार जब वह सफलतापूर्वक नश्वर सफाई वीर आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो ये बुके को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसकी युद्ध शक्ति में एक बड़ी छलांग लगेगी, क्योंकि उसने अपने डेंटियन में युद्ध संत कानून के मूल से एक आभा महसूस की जिसने उसके दिल में कंपन भी महसूस किया। इसके अलावा नश्वर सफाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बैटल सेंट लॉ की उत्पत्ति के अलावा ये बुके के पास एक और तुरुप का पत्ता था, बटलफू द्वारा छोड़ा गया रक ड्रैगन जेड। मुरोंगतियान ने उसे चुनौती देने का कारण वास्तव में ये रक ड्रैगन जेड था, क्योंकि जब बटलफू ने रक ड्रैगन जेड छोड़ा तो उन्होंने कहा कि नश्वर सफाई क्षेत्र में साधक इस जेड के साथ एक अप्रत्याशित भाग्य प्राप्त करेंगे। अपने पक्ष में विभिन्न अवसरों के साथ ये बुके को दृढ़ विश्वास था कि जब तक वह नश्वर सफाई क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है तब तक वह इस 100 शहर ग्रैंड प्रतियोगिता में किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य होगा। उसके मन में तरह तरह के विचार कौंध रहे थे और ये बुके का आगे का साधना पथ अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट था। अब वह कुछ अधीर हो रहा था। उसकी नजर तीनों युवकों पर पड़ी। शिशिलोंग जानता था कि उसके शब्दों से तीनों में लड़ने का जोश और उत्साह भर गया है। आगे यह इस महीने की उनकी साधना पर निर्भर करेगा। लेकिन इस बार उस मामले के आने के कारण 100 शहरों की महाप्रतियोगिता जल्दी शुरू करनी पड़ी। कुछ जानकार लोग जिन्हें ये खबर मिली है अब और पीछे नहीं हटेंगे। पिछली 100 शहरों की महाप्रतियोगिता में कई प्रतिभाशाली लोगों ने उस मामले के कारण कड़ी मेहनत की ताकि इस 100 शहरों की महाप्रतियोगिता में चमक सकें, उस जगह के लोगों का अनुग्रह प्राप्त कर सकें और एक ही कदम में स्वर्ग तक पहुंचने का अवसर प्राप्त कर सकें। ये 100 शहरों की महाप्रतियोगिता पिछले दशकों की सबसे क्रूर और शानदार प्रतियोगिता होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे पीछे ये 3 युवा उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। उसकी आंखें चमक उठी और क्यू शिलोंग ने धीरे से अपनी नजर ये बुके पर डाली जो अपनी म्यान में रखी तलवार के साथ अकेला खड़ा था। शायद केवल उसके पास ही यह संभावना है। यदि वह ये बुके के बारे में अच्छा नहीं सोचता तो क्यू शिलोंग उसे 100 शहरों की ग्रैंड प्रतियोगिता में लोंगोआंग मुख्य शहर का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्यों आमंत्रित करेगा। जुन शानली के दबाव में ये बुके ने फिर भी कोई डर या घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि 4 साल का समझौता भी प्रस्तावित कर दिया। ये देखकर क्यू शिलोंग भी भावुक हो गया। और सबसे खास बात यह थी कि क्यू शिलोंग को धीरे धीरे याद आया कि 10 साल पहले ये बुके नाम का ये युवक कितना आकर्षक था। अगर ऐसा न होता तो जुन शानली की मौजूदा हैसियत को देखते हुए वह भी उस पर इतना फिदा कैसे हो सकता था। यद्यपि वह नहीं जानता था कि पिछले 10 वर्षों में उसे एक बेकार व्यक्ति की प्रतिष्ठा क्यों मिली थी। क्यू शिलोंग, जिसने व्यक्तिगत रूप से ये बुके के उत्थान को देखा था, का मानना था कि शायद इस युवक पर ऐसे चमत्कार होंगे जो अन्य नहीं कर सकते। भनभनाहट, फुसफुसाहट। जैसे ही ये बुके और अन्य 2 लोग अपने विचारों में डूबे हुए थे, उन्होंने अचानक अपने चारों ओर कंपन महसूस किया, जिसके बाद बहुत तेजी से गिरावट आई। अपनी शक्ति से आकाश में उड़ना, यह ऐसी चीज है जो नश्वर शुद्धि क्षेत्र के साधक नहीं कर सकते। क्या यही वह शक्ति है जो नश्वर शुद्धि क्षेत्र से परे है? इस समय ये बुके के मन में ऐसा विचार आया। वह जानता था कि उसका साधना पथ अभी शुरू ही हुआ है। बस क्यू शिलोंग के नियंत्रण में मन तात्विक ऊर्जा प्रभामंडल धीरे धीरे गायब हो गया, अंततः शून्य में बदल गया और ये बुके और अन्य 2 अब फिर से ठोस जमीन पर खड़े थे। ये है, तीनों ने अपने आप को स्थिर किया और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे एक अपरिचित स्थान पर पहुंच गए हैं। छप छप छप। ये बुके की निगाह के अंत में उससे 1 दर्जन कदम दूर एक छोटा सा पर्वत था जो अत्यंत तीव्र उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था और साथ ही बहते पानी जैसी एक ध्वनि उसके कानों में गूंज रही थी।
उसी समय येबुके को उसमें से एक हल्की सी गर्माहट निकलती हुई साफ महसूस हुई। जैसे ही येबुके इस गर्माहट के संपर्क में आया, उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर मौजूद सेंडाओ बैटल क्यूई थोड़ा कांप रहा है और उसकी रक्त संचार गति कई गुना तेज हो गई है। लिनयंगलुओ और सिमा एओ को भी इस समय येबुके जैसा ही महसूस हो रहा था, उन्हें भी उस छोटे से पहाड़ की गर्माहट का एहसास हो रहा था। लिनयंगलुओ की ठंडी आंखों में एक अजीब सा झटका सा लगा। उसे लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो और उसने क्यूई शिलोंग की तरफ देखा तो पाया कि वह मुस्कुरा रहा था और धीरे से सिर हिला रहा था। ये सही है, वहाँ मौलिक ऊर्जा की एक नदी है। येबुके को यह वाक्य कुछ समझ से परे लगा, जबकि लिनयंगलु और सिमा एओ के हाव भाव तुरंत बदल गए। आपका मतलब उन आदिम ऊर्जा नदियों से है जो स्वर्ग और पृथ्वी की आदिम ऊर्जा को बड़ी शक्ति के साथ इकट्ठा करती हैं और इसे एक नदी में संघनित करती हैं, जिससे इसमें साधना करने वालों को अपनी गति कई गुना बढ़ाने की अनुमति मिलती है। लिनयंगलुओ की आश्चर्य भरी आवाज गूंज उठी। उसका नाजुक शरीर हिल गया और वह तेजी से छोटे पहाड़ की ओर दौड़ पड़ी। उसके पीछे पीछे सिमा एओ भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य के भाव थे। येबुके को नहीं पता था कि यह आदिम ऊर्जा नदी क्या है। पिछले 10 सालों से उसका पूरा ध्यान युद्ध संत विधि की उत्पत्ति को समझने पर ही था। कुछ बुनियादी ज्ञान के अलावा उसे साधना के कई सामान्य तथ्यों की जानकारी नहीं थी। हालांकि लिनयंगलुओ और सिमा एओ अपने अपने परिवारों में मुरोंग परिवार के मुरोंग तियांग के समान ही स्थिति रखते थे। साधना के अलावा उन्हें अन्य सामान्य साधना ज्ञान की भी कुछ समझ थी, जैसे अमृतों की पहचान और स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक खजानों को पहचानना। हुश हुश हुश, वे तीनों जल्दी से छोटे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, जो 10 झांग से अधिक ऊंचा नहीं था। गुरगल गुरगल, बहते पानी जैसी आवाजें सुनकर येबुके की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसे घेरने वाली गर्माहट ने उसके शरीर में संत बैटल क्यू का संचार और भी तेजी से कर दिया। पहाड़ की चोटी के बिल्कुल बीचों बीच लगभग 3 झांग चौड़ा एक कुंड था, जो दूधिया सफेद तरल से भरा हुआ था। इस दूधिया सफेद तरल से गर्मी निकल रही थी। येबुके स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस दूधिया सफेद तरल में आश्चर्यजनक आदिम ऊर्जा उतार चढ़ाव मौजूद थे। ड्रैगनलाइट मेन सिटी का नगर प्रभु बनने का मेरा मुख्य कारण यह आदिम ऊर्जा नदी है। ये कुंड प्राकृतिक रूप से बना था और मूल रूप से इसमें केवल स्टेलेक्टाइट द्रव का एक हथेली के आकार का गड्ढा था। कम से कम कई दशकों के पोषण के बाद यह अंततः स्टेलेक्टाइट द्रव का एक उथला कुंड बन गया। पिछले 10 वर्षों से मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ, निरंतर स्वर्ग और पृथ्वी की आदिम ऊर्जा को कुंड में प्रवाहित कर रहा हूँ, उसे स्टेलेक्टाइट द्रव में विलीन कर रहा हूँ। कड़ी मेहनत रंग लाती है। इन 10 वर्षों के प्रयास के बाद ये कुंड अंततः धीरे धीरे भर गया है और एक आदिम ऊर्जा नदी का रूप ले लिया है। क्यूई शिलोंग की आवाज में गर्व की झलक थी। यह आदिम ऊर्जा नदी लगभग पूरी तरह से उसकी ही रचना थी और कहा जा सकता है कि यह सभी 100 मुख्य नगरों में अद्वितीय है। यदि आप क्षेत्रों को तोड़ना चाहते हैं तो आवश्यक स्तर तक पहुंचने के अलावा आपको स्वर्ग और पृथ्वी से आदिम ऊर्जा के संचार की भी आवश्यकता होती है। यदि किसी सफलता के दौरान पर्याप्त आदिम ऊर्जा नहीं है तो न केवल असफल होना आसान है, बल्कि आपको प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी झेलनी पड़ेगी। इसलिए अगले आधे महीने तक तुम तीनों इस आदिम ऊर्जा नदी में साधना करने के लिए कूद पड़ोगे। चाहे तुम्हें कितनी भी आदिम ऊर्जा की आवश्यकता हो, यह आदिम ऊर्जा नदी तुम्हें तृप्त कर सकती है। क्यूई शिलोंग के बोलते ही तीनों की सांसें धीरे धीरे तेज हो गईं। क्यूई शिलोंग के समझाने के बाद येबुके को भी समझ आ गया कि यह आदिम ऊर्जा नदी कितनी अनमोल है। यदि वे अंदर ही अंदर साधना करते तो न केवल उनकी गति कई गुना बढ़ जाती, बल्कि वे सफलताओं के दौरान अधिक शक्ति भी अवशोषित कर सकते थे, जिससे सफलताओं के बाद वे और भी अधिक मजबूत हो जाते। ये ज्ञात होना चाहिए कि प्रथम मुख्य शहर में भी ऐसी आदिम ऊर्जा नदियां दुर्लभ थीं, फिर भी ड्रैगनलाइट मुख्य शहर में एक मौजूद थी। ठीक है, अब और समय बर्बाद मत करो, तुम तीनों फौरन शुरू करो। क्यू शिलोंग ने हाथ हिलाया और लिनयंगलुओ, सिमा एओ और येबुके ने बिना देर किए पानी में छलांग लगा दी और तेजी से तालाब की तलहटी में डूब गए। आदिम ऊर्जा नदी के किनारे ची शिलोंग अपने हाथ पीठ के पीछे करके कुंड के तल पर 3 बेहोश पालती मारे नन्ही आकृतियों को निहार रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता और भी गहरी हो गई। कड़ी मेहनत करो तुम तीनों नन्हे मुन्नों। ओम, जैसे ही उसने आदिम ऊर्जा नदी में छलांग लगाई, येबुके को लगा जैसे कोई बल उसे खींच रहा है और वह कुंड की तलहटी में डूब रहा है। उसी समय उसके शरीर में मौजूद संत युद्ध क्यू अचानक से फट पड़ा और अत्यधिक गति से प्रवाहित होने लगा। येबुके ने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर का हर रोमकूप नदी से आ रही आदिम ऊर्जा से भर गया है। इस छोटी सी अवधि में यह उसकी सामान्य साधना के 1 घंटे के बराबर था। इस खोज ने येबुके को खुशी से भर दिया। धीरे धीरे वह कुंड की तलहटी में डूब गया। धीरे धीरे खुद को पालती मारकर बैठने की मुद्रा में समायोजित किया और गहन साधना शुरू कर दी। सूरज उगा और चांद डूबा। दिन और रात लगातार बदलते रहे और पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए। इन 5 दिनों में ची शिलोंग उनके साथ रहा, एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं गया। अपनी साधना के माध्यम से वह लिनयंगलुओ और सिमा एओ की वर्तमान अवस्था को सटीक रूप से समझ सकता था। इन 5 दिनों की एकांत साधना के बाद उनके शरीर आदिम ऊर्जा अवशोषण की दृष्टि से संतृप्त अवस्था में पहुंच गए थे और उनके क्षेत्र भी अपने चरम शिखर पर पहुंच गए थे। लिनयंगलुओ और सिमा एओ स्वयं अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, अन्यथा वे इतनी कम उम्र में इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते। अब वे बस एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे और सब कुछ स्वाभाविक रूप से अपने आप ठीक हो जाएगा, जिससे वे नश्वर शुद्धिकरण आत्मा के क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश कर पाएंगे। उसकी नजर धीरे धीरे दूसरी पालती मारे बैठी आकृति पर पड़ी और क्यूई शिलोंग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। अपनी दृष्टि से उसने पाया कि वह इस समय येबुके की हालत को समझ नहीं पा रहा था। ये ध्यान देने योग्य है कि क्यूई शिलोंग की साधना 7 नश्वर शुद्धिकरण लोगों से बहुत आगे निकल चुकी थी, फिर भी वह एक साधारण शरीर तक क्षेत्र के साधक को नहीं पहचान पाया जो अपने आत्मचंद्र को संघनित करने का अथक प्रयास कर रहा था। क्यूई शिलोंग की स्मृति में ऐसा अनुभव केवल 2 बार हुआ था। पहली बार उस राक्षसी प्रतिभा के साथ जिससे उसका सामना कुछ वर्ष पहले प्रथम मुख्य नगर में हुआ था, और दूसरी बार वह जून शानली के साथ हुआ था। अब इस येबुके ने क्यू शिलोंग को वही एहसास दिया जिससे क्यू शिलोंग अविश्वसनीय रूप से उत्सुक महसूस कर रहा था। ओम गुरगल गुरगल, येबुके को पता ही नहीं था कि वह कब से साधना कर रहा था। उसका मन बहुत पहले ही आत्म विस्मृति की अवस्था में पहुंच चुका था। यह अनुभूति उस समय से भी अधिक गहरी थी जब उसने मानव श्रेणी की विस्फोटक आत्मा की गोली ली थी, मानो वह बैठा हुआ स्वर्ग और पृथ्वी को देख रहा हो और सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो। संत बैटल क्यूई उनके शरीर में स्थित मेरिडियंस के माध्यम से एक अत्यंत गहन मार्ग से प्रवाहित हो रही थी। मध्य श्रेणी की अद्वितीय कला हाउ त्यान शक्ति, जिसे उन्होंने मूल रूप से विकसित किया था, संत बैटल क्यूई द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत प्रतीत हो रही थी। येबुके इसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसके डेंटियन में युद्ध संत नियम का उद्गम उज्ज्वल और मन के बीच अनंत चक्र में बदल रहा था। इस चक्र के साथ संत युद्ध क्यूई की धाराएं उत्पन्न हुई, जो धीरे धीरे डेंटियन से बाहर निकलकर मूल संत युद्ध क्यूई में विलीन हो गईं, और संत युद्ध क्यूई को एक रहस्यमय प्रक्षेप वक्र में येबुके के पूरे शरीर में प्रवाहित करने का मार्गदर्शन किया, जिससे उसकी साधना धीरे धीरे बढ़ती गई। और येबुके के आसपास की आदिम ऊर्जा नदी लिनयंगलुओ और सिमा एओ की तुलना में 10 गुना अधिक गति से खपत हो रही थी। येबुके की अविश्वसनीय रूप से तेज अवशोषण क्षमता ने आखिरकार क्यूई शिलोंग का ध्यान खींचा। उसने ध्यान से इसे महसूस किया और पाया कि इस बच्चे की अवशोषण गति लिनयंगलुओ और सिमा एओ की नश्वर शुद्धि आत्मा लोक में सफलता से 10 गुना तेज थी। इस खोज ने क्यूई शिलोंग को अनायास ही खड़ा कर दिया। ये बच्चा कैसा राक्षस है? उसके आत्मचंद्र को संघनित करने की गति नश्वर शुद्धिकरण क्षेत्र के साधक की सफलता से कहीं ज्यादा प्रबल है। यहाँ तक कि क्यूई शिलोंग जैसा शक्तिशाली व्यक्ति जो 100 मुख्य शहरों में शीर्ष 10 शहर के प्रभुओं में से एक था, इस समय येबुके की अवशोषण गति से हैरान था।
हालांकि क्यूई शिलोंग तुरंत मुस्कुराया और उसकी आंखों में प्रशंसा और प्रत्याशा मजबूत हो गई। शायद इस बार मेरी ड्रैगनलाइट एक असाधारण युवा साथी का उत्पादन करेगी। सात आत्माएं। येबुके रहस्यमयी अवस्था में था, उसका मन अन्य चीजों से बेखबर था, केवल 7 आत्माएं शब्द ही उसके दिमाग में लगातार घूम रहे थे। आत्मा चंद्र को संघनित करने के लिए व्यक्ति को अपनी 7 आत्माओं को देखना आवश्यक है। हालांकि ये 7 आत्माएं निराकार और अमूर्त हैं, सामान्य लोग इन्हें अपने जीवन काल में कभी नहीं देख सकते और शरीर तक की महान सिद्धि प्राप्त साधक इन्हें केवल स्पष्ट रूप से ही अनुभव कर सकते हैं। आत्मा चंद्रमा को भेदने और संघनित करने के लिए व्यक्ति को इन 7 आत्माओं के अस्तित्व को स्वयं देखना होगा। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन इसमें कई गहन रहस्य छिपे हैं जिन्हें केवल वे साधक ही समझ पाएंगे जो आत्मा चंद्रमा को संघनित करके नश्वर शुद्धिकरण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जैसे ही येबुके इस अवस्था में डूबा, उसके डेंजियन में स्थित पवित्र कानून का स्रोत अचानक कांप उठा। तभी येबुके को स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे 7 प्रकाश समूह अलग-अलग आभा उत्सर्जित कर रहे हों। ओम! तभी संत कानून का उद्गम फिर से हल्का सा कांप उठा। इस हल्के से कंपन के साथ येबुके की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने खुद को एक अंधेरे में पाया जहां उसे खुद के अलावा कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ये कहां है? ओम! जैसे ही येबुके उलझन में था, अचानक उसके पैरों के नीचे से प्रकाश की 7 चमकदार किरणें फूट पड़ीं। 7 प्रकाश समूह, क्या ये मेरी 7 आत्माएं हो सकती हैं? येबुके की आंखों में दूर से पास की ओर बढ़ते हुए 7 प्रकाशपुंज दिखाई दिए। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये उसकी 7 आत्माएं हैं। और उसके सबसे करीब था वीर आत्मा प्रकाश समूह। मैंने आखिरकार वीर आत्मा को देख लिया है, तो मैं आत्मा चंद्रमा को कैसे गाढ़ा करूं? एक पल में उसके मन में अनगिनत विचार कौंध गए। आखिरकार येबुके को एक आभास हुआ और उसने अपनी संत युद्ध क्यूई को सक्रिय करने की कोशिश की। ओम! जैसी कि उम्मीद थी, संत युद्ध क्यू उसके चारों ओर घूम गया। येबुके ने वीर आत्मा की ओर देखा, जो उससे लगभग 9 झांक दूर थी, और उसने अपने हाथों से संत युद्ध क्यू को वीर आत्मा प्रकाश समूह की ओर प्रवाहित किया। उसी समय पूल के तल पर पालथी मारकर बैठा उसका भौतिक शरीर अचानक आदिम ऊर्जा नदी की शक्ति को उन्मत्तता से अवशोषित करने लगा। एक क्षण अनंत काल जैसा लगा। अज्ञात समय के बाद येबुके ने अपने हाथों में कंपन महसूस किया और संत बैटल क्यूई अंततः 9 झांक दूर वीर आत्मा प्रकाश समूह में प्रवेश कर गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जैसे ही येबुके ने अपनी सेंट बैटल क्यूई को वापस लिया, वीर आत्मा प्रकाश समूह वास्तव में धीरे-धीरे सेंट बैटल क्यूई के साथ खींच लिया गया। यह एहसास ऐसा था जैसे तारों भरे आकाश में कोई विशालकाय तारा किसी तारे को घसीट रहा हो। येबुके की आंखें और भी चमकने लगीं। वह समझ गया कि जब वीर आत्मा प्रकाश पुंज पूरी तरह से उसके पैरों तक खींच जाएगा, तो वही क्षण होगा जब आत्मा चंद्रमा को संघनित किया जाएगा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। वीर आत्मा का प्रकाश पुंज धीरे-धीरे येबुके की ओर खींचा जा रहा था। जैसे-जैसे 9 झांक की दूरी कम होती गई, येबुके का हृदय शांत होता गया। ओम! गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अंततः अज्ञात समय के बाद वीर आत्मा प्रकाश समूह को येबुके के पैरों तक खींच लिया गया और संत युद्ध क्यू ने येबुके को वीर आत्मा प्रकाश समूह के साथ जोड़ दिया। अगला क्षण सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे लिए संक्षिप्त करें। इस समय येबुके ने कुछ भी नहीं रोका, अपनी सारी सेंट बैटल क्यूई को उन्मुक्त कर दिया और उसे वीर आत्मा प्रकाश समूह में इंजेक्ट कर दिया। ओम! जैसे ही सेंट बैटल क्यूई को इंजेक्ट किया गया, वीर आत्मा प्रकाश समूह उज्ज्वल और उज्ज्वल होता गया। बूम! अंततः ऐसा लगा कि यह अपनी सीमा तक पहुंच गया और फट गया। ओम! जिस क्षण वीर आत्मा प्रकाश समूह फटा, एक पीला चांदी का अर्धचंद्र मानो अंधेरे से संघनित होकर येबुके के पैरों के नीचे प्रकट हुआ। आत्मा चंद्रमा। येबुके ने आखिरकार अपनी आत्मा चंद्रमा को गाढ़ा कर लिया था। गुरगल, गुरगल। जिस क्षण आत्मा चंद्रमा प्रकट हुआ, तुरंत ही येबुके से एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव फूट पड़ा, जो पूल के तल पर पालथी मारकर बैठा था। यह नश्वर सफाई वीर आत्मा क्षेत्र से संबंधित उतार चढ़ाव था। फुश, फुश। 2 आकृतियां जो शक्तिशाली उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थीं, अचानक आदिम ऊर्जा नदी से बाहर निकलीं। वे लिन यंगलुओ और सिमा एओ थीं, जिन्होंने सफलतापूर्वक नदी को तोड़ दिया था। दोनों कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे, फिर अपनी आंखें खोली, उनके अंदर की खुशी बमुश्किल ही रुकी। ओम! उनके पीछे से 2 गहरे चांदी के आत्मा चंद्रमा धीरे-धीरे उभरे। लिन यंगलु और सिमा एओ ने नश्वर शुद्धिकरण के दूसरे क्षेत्र आत्मा क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया था। क्यू शिलोंग ने दोनों को बड़े संतोष से देखा। सिर्फ 7 दिन ही बीते थे और दोनों ने सफलता हासिल कर ली थी, उसकी उम्मीद से आधे समय में। उनकी प्रतिभा वाकई असाधारण थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। हालांकि अभी उनकी सफलता की खुशी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक ही संपूर्ण आदिम ऊर्जा नदी फूट पड़ी। तभी गति की एक चौंकाने वाली लहर बह गई। अंधेरी जगह के अंदर येबुके का चेहरा गंभीर था। उसके पैरों के नीचे से एक हल्की चांदी जैसी रोशनी धीरे-धीरे उठ रही थी। आत्मा चंद्रमा को संघनित करना सबसे महत्वपूर्ण कदम था और उसके बाद उसके पैरों के नीचे स्थित आत्मा चंद्रमा को उसके शरीर में विलीन होना था। जब उसके पैरों के नीचे स्थित आत्मा चंद्रमा धीरे-धीरे उसके पीछे से ऊपर उठा, तो ऐसा लगा जैसे कोई चमकता हुआ चांद रात के आकाश में ऊपर उठ रहा हो। इस प्रक्रिया को उगता हुआ चंद्रमा कहा जाता था। ओम! संत युद्ध क्यू अपनी पूरी शक्ति के साथ फूट पड़ा। येबुके ने कुछ भी नहीं रोका, उसके हाथ मानो शून्य को खींच रहे थे और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों के नीचे आत्मा चंद्रमा को ऊपर उठाया। बूम! ओम! एक पीला चांदी सा अर्धचंद्राकार चंद्रमा धीरे-धीरे येबुके के पीछे से निकला, अंततः शक्तिशाली ऊर्जा के साथ फूटते हुए अपनी जगह पर मंडराने लगा। आत्मा चंद्र गर्जना कर रहा था, उसकी रोशनी चारों दिशाओं को रोशन कर रही थी। अंधेरे अंतरिक्ष में आत्मा चंद्र ही प्रकाश का एकमात्र स्रोत प्रतीत हो रहा था। येबुके ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए अंततः राइजिंग मून में सफलता प्राप्त की। ओम! फुश! संपूर्ण आदि ऊर्जा नदी पूरी तरह से उफान पर आ गई और विस्फोटित आदि ऊर्जा नदी के भीतर से येबुके एक हल्के चांदी के अर्धचंद्र के साथ पीछे से उसके साथ बाहर कूद गया। बज़! येबुके जो स्थिर खड़ा था, उसकी आंखें कसकर बंद थीं, उसके शरीर से हल्की सुनहरी संत दाव बैटल क्यूई बह रही थी और उसका सुनहरा लाल रक्त क्यूई बिना रुके धड़क रहा था। उसके पीछे मन चांदी जैसा आत्मा चंद्रमा धीरे-धीरे कांप रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, किसी इंसान जितना ऊंचा। जैसे-जैसे रात गहराती गई, येबुके के शरीर से एक तेज रोशनी निकली और इस रोशनी के भीतर एक शक्तिशाली अथाह आभा थी। लिन यंगलुओ ने येबुके की ओर देखा, जिसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसकी ठंडी आंखों में एक अछूता सा सदमा झलक रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी समझ में येबुके, जिसने अभी-अभी अपने आत्मचंद्र को संघनित करके बहादुर आत्माओं के वास क्षेत्र में प्रवेश किया था, उसके लिए अथाह था। सटीक रूप से कहा जाए तो वर्तमान येबुके बहादुर आत्माओं के वास दायरे के प्रारंभिक चरण में एक साधक प्रतीत होता था, लेकिन उसके पूरे अस्तित्व से लगातार एक आभा निकलती रहती थी, जिससे लिन यंगलु को हल्की सी धड़कन महसूस होती थी, मानो उसके सामने वाला युवक गहरे समुद्र में बाढ़ के अजगर में बदल गया हो, एक अजगर जो समुद्र में प्रवेश कर रहा हो, पूरी तरह से पुनर्जन्म ले रहा हो। सिमा एओ ने थोड़ा भौहें से कुड़ी और ध्यान से येबुके को देखा। जाहिर है, अपने सोल मून को संघनित करने के बाद बहादुर आत्माओं के वास क्षेत्र के शुरुआती चरण में प्रवेश ने भी उस पर कुछ प्रभाव डाला था। बस काफी देर बाद संत दाव बैटल क्यू धीरे-धीरे शांत हुआ और येबुके ने अपनी आंखें खोली। हालांकि उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की एक झलक थी। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए येबुके ने अपने शरीर में संत दाव बैटल क्यू को महसूस किया, जो कई गुना सघन हो गया था। अपने सोल मून को संघनित करने और बहादुर आत्माओं के वास क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसने महसूस किया कि वह बॉडी टेम्परिंग की महान पूर्णता की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। वह महसूस कर सकता था कि अगर वह अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ मुरोंगतियान का सामना करे, तो येबुके को पूरा विश्वास था कि वह एक ही मुक्के से मुरोंगतियान को उड़ा सकता है।
बस उसके पीछे स्थित आत्मा चंद्रमा ने येबुके को एक अविश्वसनीय रूप से अनोखी अनुभूति दी। वह तैरता और डूबता, अविश्वसनीय रूप से ताजगी भरी सुकून भरी लहरें छोड़ता। इस अनुभूति के तहत येबुके को समझ आया कि वह हमेशा एक स्पष्ट चेतना और शांत हृदय बनाए रख सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपका प्रदर्शन वाकई मेरी उम्मीदों से बढ़कर था। आप सभी वाकई प्रतिभाशाली हैं। हा 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 हा। क्यूई शिलोंग की प्रशंसा भरी हंसी गूंज उठी। तीनों के दिलों में हलचल मच गई और उन्होंने मुट्ठियां भींचकर क्यूई शिलोंग को प्रणाम किया। धन्यवाद नगर स्वामी, आपकी कृपा के लिए। येबुके, सिमा एओ और लिन यंगलुओ सभी समझ गए कि इस बार सफलता पाने का उनका अवसर पूरी तरह से क्यूई शिलोंग की साधना से ही आया है। उसके बिना वे तीनों केवल 7 दिनों में अपनी मूल साधना को कभी भी पूरा नहीं कर पाते। क्यूई शिलोंग के प्रति अब उन तीनों के हृदय में सच्ची कृतज्ञता का भाव था। हे, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। इस बार तुम तीनों 100 शहरों की लड़ाई में मेरे ड्रैगन लाइट मेन सिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। सिटी लॉर्ड होने के नाते स्वाभाविक रूप से मुझे भी योगदान देना होगा। ठीक है, तुम सब अभी अभी आगे बढ़े हो और तुम्हारे शरीर में तात्विक ऊर्जा अभी भी बहुत अस्थिर है। आज रात तुम अपने लोगों को सुदृढ़ करोगे। कल हमें और भी काम करने हैं। तीनों ने सिर हिलाया, प्रत्येक ने पालथी मारकर बैठने के लिए एक स्थान ढूंढ लिया और धीरे धीरे अपनी साधना को सुदृढ़ करने की स्थिति में प्रवेश किया। बस अपने शरीर में संत युद्ध क्यूई को महसूस करते हुए, जो कम से कम 3 गुना सघन हो गया था, येबुके ने गहरी सांस ली। बहादुर आत्माओं के प्रारंभिक वास क्षेत्र के उतार चढ़ाव फैल गए और वह पूरी तरह से साधना में डूब गया। क्यूई शिलोंग चुपचाप एलिमेंटल एनर्जी रिवर पूल के किनारे चला गया। पूल में दूधिया सफेद तरल को देख रहा था। उसकी आंखों में धीरे धीरे एक चंचल नजर आ रही थी। संपूर्ण तात्विक ऊर्जा नदी लगभग 1/3 कम हो गई है। इस 1/3 में से केवल 30% लिन यंगलुओ और सिमा एओ द्वारा अवशोषित किया गया था। शेष 70% येबुके द्वारा अवशोषित किया गया था। हे, बॉडी टेम्परिंग दायरे में एक बच्चे ने अपने सोल मून को संघनित करके वास्तव में इतनी आश्चर्यजनक मात्रा में तात्विक ऊर्जा अवशोषित कर ली। ऐसा लगता है कि उसके चंद्र आरोहण की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में तात्विक ऊर्जा खर्च हुई। मुझे आश्चर्य है कि उसकी 7 आत्माओं के बीच की दूरी कितनी है। साधारण प्रतिभाशाली लोग केवल 2 या 3 झांक के होते हैं, लेकिन मुझे याद है कि प्रथम मुख्य शहर के उस राक्षस के पास 6 झांक थे। 7 आत्माओं के बीच जितनी अधिक दूरी होगी, चंद्र आरोहण प्रक्रिया उतनी ही कठिन होगी और उतनी ही अधिक तात्विक ऊर्जा खर्च होगी, लेकिन चंद्र आरोहण के बाद शक्ति उतनी ही अधिक प्रबल होगी। उसकी तात्विक ऊर्जा अवशोषण की तीव्रता को देखते हुए उसकी 7 आत्माओं के बीच की दूरी कम से कम 5 झांक और शायद 6 झांक भी है। 7 आत्माओं के बीच की अधिकतम दूरी 9 झांक होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जुन शानली की छवि उसके दिमाग में कौंध गई, लेकिन क्यूई शिलोंग ने अंततः अपना सिर हिला दिया। हालांकि जुन शानली एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वह 7 आत्माओं के बीच 9 झांक की सीमा तक नहीं पहुंच सकता। येबुके चुपचाप साधना कर रहा था। जिस क्षण से उसने अपने सोल मून को संघनित करने की तैयारी शुरू की, कोंग ने कुछ नहीं कहा था, मानो उसने सब कुछ येबुके पर ही छोड़ दिया हो, जबकि वह बस चुपचाप किनारे से देख रहा था। येबुके को इसकी आदत हो चुकी थी। बस जैसे ही संत दाओ बैटल क्यूब प्रसारित हुआ, येबुके का शांत मन धीरे धीरे संत दाओ बैटल क्यूब का अनुसरण करते हुए उसके डेंजियन तक पहुंच गया। युद्ध संत विधि का मूल पहले जैसा ही रहा, मानो कोई बदलाव न आया हो। येबुके ने कुछ देर तक ध्यान से इसे महसूस किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पाया। धीरे धीरे अपने मन को समेटते हुए येबुके ने अपने क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए खुद को पूरी तरह से साधना में डुबो दिया। सूरज उगाया। सुबह का सूरज गर्म रोशनी बिखेर रहा था और पूरा छोटा सा पर्वत शिखर एक हल्के सुनहरे घेरे से घिरा हुआ लग रहा था। 3 युवा, जिन्होंने पूरी रात साधना की थी, गर्म धूप में पालती मारकर बैठे थे। उनके पीछे 3 आत्मिक चंद्रमा तैर रहे थे और डूब रहे थे, जिनमें से प्रत्येक वाशलोक साधक की अनोखी तरंगें उत्सर्जित कर रहा था। लिन यंगलुओ ने सबसे पहले अपनी साधना पूरी की। छोटी सी पहाड़ी चोटी पर खड़ी ठंडे स्वभाव वाली लड़की दूर से उगते सूरज को निहार रही थी। उसकी नीली सुडौल सैन्य पोशाक उसके सुडौल शरीर से कसकर चिपकी हुई थी, जो हालांकि अभी भी थोड़ा कच्चा था, फिर भी अनजाने में ही अद्भुत आकर्षण बिखेर रहा था। सिमा एओ ने आंखें खोलकर लिन यंगलुओ को मुग्ध भाव से देखा। लड़की का थोड़ा उठा हुआ नाजुक चेहरा सूरज की रोशनी से जगमगा रहा था, मानो स्वर्ग से उतरी कोई देवी हो। उसकी गोरी त्वचा बेदाग थी और उसका सुंदर छोटा सा चेहरा, हालांकि बिना मुस्कान के, फिर भी शांत और सुकून भरा था। इस पल सिमा एओ की नजरों में लिन यंगलुओ मानो शाश्वत हो गई हो। एक धुंधली सांस छोड़ते हुए येबुके ने भी सुबह के सूरज की ओर मुंह करके अपनी साधना की रात पूरी की। उसकी खुली आंखें उत्साह से भरी थीं और उसकी काली पुतलियों में एक हल्की सुनहरी चमक चमक रही थी। येबुके अपने हाथों को पीठ के पीछे करके आकाश में धीरे धीरे उगते सूरज को देखते हुए तनकर खड़ा था। गर्म धूप अनगिनत बाधाओं को चीरती हुई अपनी तीव्रता को अनंत दूरी तक फैला रही थी। बहुत सुंदर। येबुके खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से बोला, उसके चेहरे पर शांति थी। बस यही वाक्य लिन यंगलुओ ने सुन लिया, जो उसके पास ही खड़ा था। युवक के 3 शब्दों में मानो कोई जादुई शक्ति थी, जिसने लड़की के हृदय की शांत झील में एक छोटा सा पत्थर फेंक दिया, जिससे महीन लहरों के वृत्त बन गए। एक क्षण में लिन यंगलुओ के ठंडे छोटे से चेहरे पर एक लालिमा छा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि येबुके के 3 शब्द सुबह के सूरज की ओर इशारा कर रहे थे या उसकी ओर। ठीक है, एक रात की साधना के बाद तुम्हारी साधना लगभग पूरी हो जानी चाहिए। 100 नगरों की लड़ाई शुरू होने में अभी 20 दिन से ज्यादा बाकी हैं। समय कम है, इसलिए मेरे साथ चलो। तात्विक ऊर्जा का एक विशाल उभार तुरंत तीनों आकृतियों में समा गया। क्यूई शिलोंग ने येबुके और अन्य 2 को हवा में उड़ा दिया और छोटी सी पर्वत चोटी से गायब हो गया। बस केवल 10 सांसों में क्यूई शिलोंग उन तीनों को एक भव्य रूप से डिजाइन की गई हवेली में ले आया। यह मेरे नगर स्वामी का भवन है, मेरे पीछे आओ। येबुके और बाकी दोनों क्यूई शिलोंग के पीछे पीछे हवेली में और अंदर चले गए। रास्ते में उन्हें कोई और दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि क्यूई शिलोंग हमेशा से इस घर में अकेला ही रहता था। जैसे ही उनके कदम रुके, येबुके, लिन यंगलुओ और सिमा एओ एक विशाल चौराहे पर पहुंचे। वह चौराहा नीले संघनन पत्थर की पट्टियों से बना था। ये पट्टियां अविश्वसनीय रूप से कठोर थीं और इन्हें नुकसान पहुंचाना मुश्किल था, इसलिए ये युद्ध तकनीकों के अभ्यास के लिए एक बेहतरीन जगह थी। इन नीले संघनन पत्थर की पट्टियों को देखकर ही तीनों अंदर ही अंदर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनके परिवारों में ऐसी कोई पट्टियां नहीं थी, फिर भी यहाँ तो उन्होंने पूरे चौक को ढक रखा था। क्यूई शिलोंग ने अपने सामने खड़े 3 युवकों को गहरी निगाहों से देखा और धीरे से कहा, साधकों के लिए तात्विक ऊर्जा और क्षेत्र मूलभूत हैं। जब दोनों एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें युद्ध तकनीकों के माध्यम से उन्मुक्त किया जाना चाहिए। इस 100 नगरों के युद्ध की क्रूरता आपकी कल्पना से कहीं अधिक होगी, खासकर शुरुआती टीम युद्ध, जिनमें सबसे ज्यादा उन्मूलन दर होती है। इसलिए अब मैं आपको टीम युद्धों में अंत तक जीवित रहने के लिए पूंजी सिखाऊंगा। बोलने के बाद क्यूई शिलोंग के दाहिने हाथ पर एक प्रकाश की चमक दिखाई दी, जिसके बाद 3 छोटे स्क्रॉल क्रमशः 3 व्यक्तियों की ओर बढ़े। येबुके ने उड़ते हुए स्क्रॉल को पकड़ लिया। वह हथेली के आकार का, काला और किसी अज्ञात पदार्थ से बना हुआ था और बेहद प्राचीन लग रहा था। स्क्रॉल को धीरे से खोलकर तीनों धीरे धीरे उसकी जांच करने लगे। आधे घंटे बाद येबुके ने सबसे पहले ऊपर देखा। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी और गहरी छुपी हुई हैरानी भी थी। थोड़ी देर बाद सिमा एओ और लिन यंगलुओ ने भी ऊपर देखा। तीनों को अपनी ओर देखते देख क्यूई शिलोंग ने हल्के से सिर हिलाया। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे हाथों में अभी क्या है। ये प्रथम स्तरीय युद्ध संरचनाओं का एक समूह है। युद्ध संरचना। इन 2 शब्दों को सुनकर येबुके और अन्य 2 कुछ हद तक भ्रमित हो गए, क्योंकि उन्हें युद्ध संरचनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी पता नहीं था।
क्यूई शिलोंग उनके हाव भाव देखकर हैरान नहीं हुआ और उसने धैर्यपूर्वक समझाया, युद्ध संरचना एक रहस्यमय युद्ध पद्धति है जो कई लोगों की शक्ति को एक साथ समेटती है। उदाहरण के लिए, एक युद्ध संरचना के माध्यम से 3 लोग जो मूल रूप से अकेले लड़े थे, उन्हें युद्ध संरचना आरेख का उपयोग करके एक साथ संघनित किया जा सकता है, जिससे टीम में एक इकाई बनती है, जो आक्रमण और बचाव दोनों में सक्षम होती है और तीनों की शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त करती है। इस प्रकार, चाहे वातावरण कितना भी कठोर क्यों न हो, तीनों एक मन से लड़ेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे और पीछे हटेंगे। यह एक ऐसी युद्ध पद्धति है जो अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सकती है। जब आप 100 शहरों की लड़ाई में टीम की लड़ाई में भाग लेते हैं, अगर आप केवल अकेले ही लड़ते हैं, तो अंततः आप अन्य मुख्य शहरों के विरोधियों से एक-एक करके हार जाएंगे। मेरी बात पर संदेह न करें, क्योंकि सभी 100 मुख्य शहरों में मेरा ड्रैगन लाइट केवल 77वें स्थान पर है। इसका मतलब है कि आप जिन विरोधियों का सामना करेंगे, वे लगभग सभी ड्रैगन लाइट से उच्च रैंक वाले हैं और इन मुख्य शहरों के प्रतिभाशाली लोग आपसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, कमजोर नहीं। क्यूई शिलोंग का स्वर बहुत गंभीर था। वह येबुके और अन्य 2 को 100 मुख्य शहरों की सामान्य स्थिति समझा रहा था और साथ ही उन्हें 100 शहरों की लड़ाई की क्रूरता और कठिनाई से भी अवगत करा रहा था। ये सब कहने के बाद क्यूई शिलोंग ने चुपके से सिर हिलाया। उसने येबुके, लिन यंगलुओ और सिमा एओ की आंखों में कोई डर या गंभीरता नहीं देखी, बस एक उभरता हुआ लड़ाकू जोश देखा। मैंने अभी आपको जो दिखाया है, वह पहले स्तर की युद्ध संरचना का युद्ध आरेख है जिसे आपको इन शेष 20 दिनों में परिचित होना होगा और उसमें महारत हासिल करनी होगी। इस युद्ध संरचना को ड्रैगन असॉल्ट बैटल फॉर्मेशन कहा जाता है। ड्रैगन आक्रमण युद्ध संरचना। येबुके ने फिर से अपने हाथ में रखे स्क्रॉल को देखा और सिर हिलाया। उसने स्क्रॉल पर कई भयंकर पंजों वाले ड्रैगन देखे। ये ड्रैगन आक्रमण युद्ध संरचना 3 व्यक्तियों की एक युद्ध संरचना है जो ड्रैगन के सिर, ड्रैगन के शरीर और ड्रैगन की पूंछ में विभाजित है। आप तीनों एक भूमिका निभाएंगे, अंततः अपनी साधना को एक में मिलाकर एक ड्रैगन आक्रमण संरचना का निर्माण करेंगे। इस युद्ध संरचना के साथ आप 3 युद्धों में अंत तक टिके रह सकते हैं। ड्रैगन बॉडी संतुलन बनाए रखती है, ड्रैगन हेड की सहायता करती है और ड्रैगन टेल का मार्गदर्शन करती है। ड्रैगन टेल रक्षा के लिए जिम्मेदार है, लचीला और अनुकूलनीय होने के कारण हमलों से बचता है। ड्रैगन हेड आक्रमण समग्र स्थिति को नियंत्रित करने और सभी दिशाओं में हमला करने के लिए जिम्मेदार है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक जीवंत अजगर की तरह एक संगठित इकाई बन जाती है। वे पीछे हटते समय बचाव कर सकते हैं और आगे बढ़ते समय हमला कर सकते हैं, जो समान साधना स्तर के दुश्मनों को भी धूल चटा देने के लिए पर्याप्त है। ये ड्रैगन आक्रमण युद्ध संरचना है। जैसे ही क्यूई शिलोंग ने इसका परिचय दिया, येबुके और बाकी दोनों की आंखें और भी चमक उठी। अगर वे तीनों इस ड्रैगन असॉल्ट बैटल फॉर्मेशन में महारत हासिल कर लेते, तो इस 100 शहरों की लड़ाई की टीम लड़ाइयों में उनके पास एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता होता। हालांकि जैसे जैसे वे ड्रैगन असॉल्ट बैटल फॉर्मेशन को अधिक से अधिक समझते गए, उनके दिलों में धीरे-धीरे एक समान विचार उभरने लगा। ड्रैगन बॉडी सबसे सुरक्षित होने के कारण आगे की ओर स्थित ड्रैगन हेड द्वारा नियंत्रित होती है और पीछे स्थित ड्रैगन टेल संकटों से बचाती है। ड्रैगन बॉडी को ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल के बीच संतुलन बनाए रखना होता है, जो पूरे ड्रैगन असॉल्ट बैटल फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। ड्रैगन टेल को तीव्र लड़ाई के दौरान खतरे की शुरुआत को तुरंत और सटीक रूप से समझने के लिए असाधारण जागरूकता की आवश्यकता होती है। ड्रैगन हेड को सहारा देने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए ड्रैगन बॉडी को मध्यस्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर, ड्रैगन हेड दुश्मनों पर हमला करने, अपनी पूरी युद्ध शक्ति का इस्तेमाल करने, अपनी पीठ ड्रैगन बॉडी को सौंपने और खुद को पूरी तरह से युद्ध में डुबो देने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि ड्रैगन हेड को पूरी स्थिति को नियंत्रित करने, ड्रैगन बॉडी और ड्रैगन टेल का समन्वय करने और ड्रैगन असॉल्ट बैटल फॉर्मेशन की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए उनके साथ सहयोग करने की जरूरत है। तीनों की सफलता या असफलता अंततः ड्रैगन हेड पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में, ड्रैगन हेड ड्रैगन असॉल्ट बैटल फॉर्मेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो फिर ड्रैगन हेड कौन होगा? ऐसा विचार एक साथ येबुके, लिन यंगलुओ और सिमा एओ के मन में आया। येबुके ने अपने हाथ में ड्रैगन असॉल्ट बैटल फॉर्मेशन का नक्शा देखा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह ड्रैगन का सिर है, ड्रैगन का शरीर है या ड्रैगन की पूंछ। उसे बस इस बात की परवाह थी कि वे तीनों मौन सहयोग कर सकें और ड्रैगन असॉल्ट बैटल फॉर्मेशन की शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर सकें। अब उसे सबसे ज्यादा चिंता उस महत्वपूर्ण खोज की थी जो उसने पहली बार फॉर्मेशन नक्शे की जांच करते समय की थी। लिन यंगलू की ठंडी आंखें उसके हाथ में रखे काले स्क्रॉल पर टिकी थी, उसके विचार अज्ञात थे। सिमा एओ की आंखों में अहंकार की एक झलक दिखाई दी। वह ड्रैगन का मुखिया बनने के लिए दृढ़ था। हमेशा से यह मानते हुए कि शक्ति ही नियम है, उसने अपने मन में ड्रैगन के सिर, ड्रैगन के शरीर और ड्रैगन की पूंछ के स्थान पहले ही तय कर लिए थे। जैसे ही सिमा एओ बोलने ही वाला था, लिन यंगलुओ की स्पष्ट आवाज उसके सामने गूंज उठी। मैं ड्रैगन की पूंछ बनूंगा। लड़की की आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी, मानो वह अंतिम शब्द हो। सिमा एओ, जो बोलने वाली थी, दंग रह गई और येबुके, जो ड्रैगन असॉल्ट बैटल फॉर्मेशन का अध्ययन कर रही थी, भी आश्चर्यचकित थी। लिन यंगलू ने वास्तव में ड्रैगन की पूंछ की सबसे खतरनाक स्थिति लेने के लिए स्वेच्छा से काम किया, जिससे येबुके को इस ठंडी और सुंदर लड़की के लिए थोड़ा सा स्नेह महसूस हुआ। यंगलुओ, तुम ड्रैगन की पूंछ कैसे हो सकती हो? नहीं, मैं ड्रैगन का सिर बनूंगा और तुम ड्रैगन का शरीर। जहां तक ड्रैगन की पूंछ की बात है, येबुके, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूं। सिमा आओ के लहजे में एक अदम्य अहंकार झलक रहा था। आखिरी वाक्य बोलते हुए उनकी निगाहें मानो येबुके पर टिकी थी, उनके होठों पर उपहास का भाव था, आंखें भींच रही थीं। सिमा आओ की बातों ने पहले तो येबुके को चौंकाया, फिर वह हल्के से मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि सिमा आओ वाकई लिन यंगलुओ पर मोहित हो गई है। हालांकि ड्रैगन टेल ही सही, येबुके को कोई आपत्ति नहीं थी। सिमा एओ, अपनी बात पर ध्यान दो। मुझे लिन यंगलुओ कहो और मेरे फैसले मुझे ही लेने हैं, बोलने का काम तुम्हारा नहीं है। लिन यंगलुओ के लाल होठों ने ये भावहीन शब्द कहे, जिससे येबुके को भी ठंड लग गई। हालांकि सिमा एओ बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, बस थोड़ा असहाय लग रहा था। लेकिन जब उसने अपनी नजर फिर से येबुके पर घुमाई तो उसकी आंखें चमक उठी, जो साफ तौर पर येबुके को समझदारी से काम लेने और ड्रैगन की पूंछ की भूमिका निभाने के लिए आगे आने का इशारा कर रही थी। येबुके, चिंता मत करो, मैं, सिमा एओ, तुम्हें कुछ भी खतरनाक नहीं होने दूंगी। तुम्हें बस मेरे और लिन यंगलुओ के पीछे पीछे चलना है और जो तुम्हें करना चाहिए वो करना है और तुम ठीक हो जाओगे। मुझे नहीं लगता कि एक आदमी होने के नाते तुम इतने बेशर्म होगे कि किसी लड़की से किसी पद के लिए झगड़ा करोगे, है ना? सिमा एओ लिन यंगलुओ के बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल येबुके से ही शुरुआत कर सकता था। उसके विचार से येबुके ने अभी अभी अपने आत्मचंद्र को संघनित किया था और उसकी साधना अभी नश्वर शुद्धिकरण आत्मा क्षेत्र में प्रवेश ही कर पाई थी। हालांकि ड्रैगन की पूंछ होना थोड़ा खतरनाक था, लेकिन ये जानलेवा नहीं होगा। सिमा आओ की बातें सुनकर येबुके ने शांति से उसकी ओर देखा। सच कहूं तो येबुके को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह अजगर का शरीर है या अजगर की पूंछ, लेकिन सिमा आओ की बातें कुछ ज्यादा ही जोरदार थीं। येबुके ने एक बार उसे बर्दाश्त किया था, लेकिन इस व्यक्ति ने फिर भी उसे उकसाया। इस बार येबुके इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। चाहे वो ड्रैगन का शरीर हो या ड्रैगन की पूंछ, मुझे नहीं लगता कि ये फैसला तुम्हें करना है ना? अगर हर कोई तुम्हारी तरह दूसरों के फैसलों में दखलंदाजी करता है, तो फिर ये कैसा रहेगा? तुम ड्रैगन की पूंछ बनो और मैं ड्रैगन का सिर। मुझे नहीं लगता कि तुम किसी लड़की से मुकाबला करोगे, है ना? येबुके के मुंह से हल्की तीक्ष्णता वाले शब्द निकले। सिमा एओ जो भी कहती, येबुके जवाब देता। मौखिक वाद विवाद की बात करें तो जब तक येबुके खुद न चाहे, उसे किसी से डर नहीं लगता था। येबुके की बातें सुनकर सिमा आओ पहले तो दंग रह गया। उसे साफ तौर पर उम्मीद नहीं थी कि येबुके ऐसी बातें कहेगा।
उसकी नजर में येबुके जैसे साधक को, जिसने अभी अभी अपना आत्मचिंतन संघनित किया था, जो भी कहा जाए वही करना चाहिए। उसके सामने इतना घमंडी होने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? सबसे अहम बात यह थी कि येबुके ने यह बात लिन यंगलू के सामने कही। सिमा एओ ने लिन यंगलू के होठों पर एक मुस्कान साफ देखी, जो उसके लिए, सिमा एओ के लिए जाहिर तौर पर शर्मिंदगी की बात थी। पहली मुलाकात में येबुके के प्रति अपने असंतोष को याद करते हुए सिमा एओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उनमें गुस्से की एक झलक थी। येबुके, मैंने तुम्हें कम आंका था। अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे बस यह नहीं पता कि तुम्हारा असली हुनर तुम्हारे मुंह जितना प्रभावशाली है या नहीं। जब ऐसा है तो अपनी ताकत को खुद बोलने दो, ऐसा करने की हिम्मत तो नहीं करोगे, है ना? अपने मन में क्रोध को दबाते हुए सिमा आओ के शब्द, जिनमें थोड़ी सी ठंडक थी, गूंज उठे। वह येबुके को उससे लड़ने के लिए उकसाना चाहता था। फिर वह सिमा आओ येबुके को दिखाएगा कि ताकत का राज क्या होता है। उसकी आंखें चमक उठीं। जैसे ही येबुके बोलने वाला था, अचानक क्यू शिलोंग की आवाज उसके कानों में गूंजी और फिर येबुके की आंखें तेज हो गईं। ऐसा लगता है कि मेरे पास ड्रैगन का मुखिया बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही यह विचार उसके मन में कौंधा, येबुके की आमतौर पर शांत आंखें चकाचौंध हो गईं और उसके शरीर से एक अत्यंत दमनकारी आभा निकली। अपनी पीठ पर रखे 7 सितारा शोधन दाव ताबूत को एक तरफ रखते हुए येबुके ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और जोर से घोषणा की, सिमा एओ, जैसा आपने कहा, चलो अपने हाथों से सच्चाई देखें। 3 चालें। अगर मैं आपको 3 चालों के भीतर नहीं हरा सका, तो मैं 100 शहरों की लड़ाई के दौरान बिना शर्त आपकी किसी भी आज्ञा का पालन करूंगा। अगर मैं 3 चालों के भीतर जीतने के लिए भाग्यशाली रहा, तो मैं ड्रैगन का सिर बनूंगा और आप ड्रैगन की पूंछ होंगी। आप क्या सोचते हैं? येबुके के शब्द ऐसे थे मानो सिमा एओ के दिल में कोई फूटता हुआ ज्वालामुखी रख दिया गया हो, जिससे वह बेहद गुस्से में हंस पड़ा। वाह वाह वाह, येबुके, तुम में वाकई असाधारण साहस है। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं कि तुमने ऐसी शर्त लगाने की हिम्मत की। ये भी अच्छी बात है, इससे तुम 100 शहरों की लड़ाई में मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने से बच जाओगे। तो चलो, बस 3 चालें। लिन यंगलुओ का पहले से ठंडा दिल भी इस पल येबुके के दबंग शब्दों से गर्म हो गया। वह जानती थी कि सिमा एओ कितना ताकतवर है, लेकिन वह ये जानने के लिए और भी उत्सुक थी कि येबुके अपने आत्मचिंतन को संघनित करने और नश्वर शुद्धि क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कितना अधिक शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि उसके पास पहले से ही शरीर निर्माण की महान पूर्णता के नश्वर शुद्धि आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के बराबर युद्ध शक्ति थी। क्यू शिलोंग ने येबुके और सिमा एओ को, जिन्होंने 3 चालों का समझौता किया था, मुस्कुराते हुए देखा। उसने न सिर्फ येबुके को उसके किए के लिए दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उसकी प्रशंसा से भर गया। प्रतिभाशाली व्यक्ति अक्सर अनोखे व्यक्तित्व के होते हैं, अपने साथियों के आगे झुकने को तैयार नहीं होते और कभी-कभी तो शांतिपूर्वक से अस्तित्व में भी असमर्थ होते हैं। वे आत्मविश्वास से भरे होते हैं और दृढ़ विश्वास रखते हैं कि वे किसी से कम नहीं हैं। इसलिए जब ऐसे 3 प्रतिभाशाली लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो विवाद होना लाजमी है। सिमा एओ और येबुके बिल्कुल ऐसे ही थे। अगर वे ऐसी भावनाएं रखते, तो 100 शहरों की लड़ाई में भाग लेना तो दूर, ड्रैगन आक्रमण युद्ध संरचना का सफलतापूर्वक अभ्यास करना भी संदिग्ध होता। आखिरकार ड्रैगन आक्रमण युद्ध संरचना के लिए तीनों साधकों का एक दूसरे पर भरोसा करना और अपनी शक्ति को मुक्त करने के लिए मौन सहयोग करना जरूरी था। इसलिए क्यू शिलोंग ने मूल रूप से यह इरादा किया था कि ड्रैगन असॉल्ट बैटल फॉर्मेशन का अभ्यास करने से पहले तीनों इस समस्या का समाधान कर लें। संयोगवश ड्रैगन के सिर और पूंछ के मुद्दे पर तीनों में विवाद हो गया और क्यू शिलोंग स्वाभाविक रूप से इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने येबुके को एक संदेश भेजा, जिसमें बताया गया कि सिमा एओ अपने अहंकारी व्यक्तित्व के कारण ड्रैगन असॉल्ट बैटल फॉर्मेशन के ड्रैगन हेड के लिए उपयुक्त नहीं है, जो उसे समग्र स्थिति को नियंत्रित करने से रोकेगा। यदि वह ड्रैगन हेड होता, तो ड्रैगन असॉल्ट बैटल फॉर्मेशन की शक्ति पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाती, जिसका टीम युद्ध के परिणाम पर असर पड़ता और येबुके के पहले मुख्य शहर में जाने के अवसर पर सीधा असर पड़ता। क्यू शिलोंग जानता था कि येबुके को यही सबसे ज्यादा परवाह है, इसलिए उसने इसी बहाने येबुके को संदेश भेजा और सिमा एओ से लड़ने को कहा। जो जीतेगा वही ड्रैगन का मुखिया होगा, क्योंकि ताकत ही असली पूंजी होती है। क्यू शिलोंग को उम्मीद नहीं थी कि येबुके 3 चालों में समझौता कर लेगा। हालांकि क्यू शिलोंग को तुरंत समझ आ गया कि येबुके उसके विचारों को भांप चुका है और अब वह और भी ज्यादा सीधा और दबंग हो गया है। क्यू शिलोंग जानता था कि येबुके न सिर्फ जीतना चाहता था, बल्कि पूरी तरह से और शानदार तरीके से जीतना चाहता था। सिमा एओ को प्रचंड शक्ति से परास्त करना, जिससे उसके सामने समर्पण के अलावा कोई विकल्प न बचे और इस तरह उसकी आवाज तीनों में से एकमात्र आवाज बन जाए। ऐसा लगता है कि येबुके ने सिमा एओ के व्यक्तित्व को भांपकर ऐसा कदम उठाया। हाँ, ये बच्चा वाकई किसी को भी उत्सुक कर देता है। बस गहरे चांदी के रंग का आत्मा चंद्रमा धीरे धीरे सिमा एओ के पीछे से ऊपर उठा और प्रारंभिक चरण के नश्वर सफाई सार आत्मा क्षेत्र में उतार चढ़ाव की एक लहर बह गई। सिमा आओ के शरीर से युवान बल का एक शक्तिशाली उभार फूट पड़ा। सिमा आओ ने अहंकारी भाव से येबुके की ओर देखा और कहा, मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। पहले कदम, तुम पहले जाओ। बस येबुके के पीछे से एक हल्का चांदी जैसा आत्मा चंद्र भी निकला। सिमा एओ की बातें सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं और वह धीरे से हंसा, हे तुम पहले जाओ। मुझे डर है कि अगर मैंने कोई कदम उठाया तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। घमंडी, तो ये लो, अराजक बादल भेदी हृदय हाथ। येबुके के शब्दों से पूरी तरह क्रोधित होकर सिमा एओ ने हमला करने की पहल की। एक जोरदार चीख के साथ उसके दाहिने हाथ पर एक अलौकिक और अप्रत्याशित बादल की हुई भाप बनकर तुरंत 5 झांक के विशाल बादल की हुई हाथ में संघनित हो गई और एक मायावी अजीब कोण से येबुके की ओर लपकी। अराजक बादल भेदी हृदय हाथ। सिमा परिवार की यह परम तकनीक शरीर के भीतर युवान बल को बादलों में संघनित कर देती थी, बादलों की अलौकिक अप्रत्याशितता को मूर्त रूप देती थी और इसमें छिपी हुई हत्या की मंशा भी थी। यह एक उच्च स्तरीय परम तकनीक थी, जिसकी तुलना स्वर्गीय गिरोह के घूमते ड्रैगन हैंड से की जा सकती है। इस वार में सिमा एओ ने अपनी 70% शक्ति लगा दी। उसका इरादा येबुके को हराना था, न कि मरते दम तक लड़ना, इसलिए वह पीछे हट गया। बस 5 झांक बादल का क्यूई हाथ बेहद तेज था, लेकिन बिना किसी शोर शराबे के, मानो आसमान में तैरता कोई बादल। पहली नजर में तो वो बहुत दूर लग रहा था, लेकिन पलक झपकते ही वो आपके ऊपर था। सिमा एओ की चाल का सामना करते हुए येबुके के होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में पूर्ण आत्मविश्वास था। इस कदम से पता चल जाएगा कि मैं अब कितना मजबूत हूं। सिमा एओ और लिन यंगलू की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे येबुके ने 5 झांक बादल क्यूई हाथ को अपने शरीर पर प्रहार करने की अनुमति दी। धमाका, झंझनाहट, बादल क्यूई अलौकिक था, येबुके को पूरी तरह से घेरे हुए। विशाल हाथ ने प्रहार किया, जिससे उसके भीतर छिपी शक्ति प्रकट हो गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि येबुके ने चकमा क्यों नहीं दिया। सिमा एओ ने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया था कि येबुके पहली ही चाल में हार गया था। हालांकि उसने अभी अराजक बादल भेदी हृदय हस्त में अपनी केवल 70% शक्ति का उपयोग किया था। ये किसी भी साधारण प्रारंभिक चरण नश्वर शुद्धिकरण आत्मा क्षेत्र साधक को आसानी से हराने के लिए पर्याप्त थी। ये येबुके अभी टूटा था और इस चाल का सामना बिल्कुल नहीं कर सकता था। ये तो दूर की बात है कि उसने चकमा भी नहीं दिया था। लिन यंगलुओ की ठंडी आंखों में एक चमक सी चमक उठी। उसे सिमा एओ की ताकत का अंदाजा बिल्कुल साफ था। हालांकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि येबुके क्यों नहीं चकमा दे रहा, पर वो जानती थी कि येबुके यूं ही नहीं हारेगा। जैसे ही सिमा एओ ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, घूमते हुए बादल क्यू के केंद्र से एक स्पष्ट हंसी गूंजी। सिमा एओ, क्या यही आपकी ताकत है? इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस उसके चारों ओर पीले सुनहरे पवित्र दाव युद्ध क्यूई के साथ घूमते हुए येबुके ने अपनी मुट्ठी हवा के साथ बादल क्यूई के माध्यम से तोड़ दिया। 5 झांक बादल क्यूई हाथ को तितर बितर कर दिया और सिमा एओ की आंखों में फिर से प्रकट हुआ। येबुके जरा भी अस्त व्यस्त नहीं था। उसके खूबसूरत चेहरे पर उसकी चमकदार आंखों में एक शक्तिशाली अर्थ झलक रहा था।
सिमा एओ के वार को येबुके ने पूरी तरह से रोक दिया और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? ये दृश्य सिमा एओ को पूरी तरह से स्तब्ध कर गया। उसे इस बात का 90% यकीन था कि इस कदम से येबुके को कोई नुकसान नहीं होगा। गहरे चांदी जैसे आत्मा चंद्र का स्पंदन हुआ और सिमा एओ ने तुरंत येबुके के प्रति अपनी सारी घृणा त्याग दी। आखिरकार वह खुद एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और वह एक ही गलती दोबारा नहीं करेगा। येबुके, तुम में वाकई हुनर है। अच्छा, दूसरा कदम, मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा। अराजक बादल हृदय को भेदता हुआ हाथ, विपत्ति का बादल उतर रहा है। बूम, गहरे चांदी जैसे आत्मा चंद्रमा की चकाचौंध भरी रोशनी चमक रही थी। सिमा एओ आकाश में उड़ गया, उसके हाथ मेघची से भरे हुए थे, उसकी शक्तिशाली युवान शक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के प्रकट हो रही थी। 10 झांग मेघची का एक विशाल ताड़ का पेड़ आकाश से उभरा, एक अजय आभा लिए हुए जो ऊपर से उतरी और येबुके को दबा दिया। इस कदम के साथ सिमा एओ पूरी ताकत से आगे बढ़ गई। सिमा एओ की शक्ति को महसूस करते हुए लिन यंगलुओ को सहज रूप से पता था कि अगर उसे इस कदम का सामना करना पड़ा तो उसे भी इसका विरोध करने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। आसमान से उतर रहे हो? अच्छा, हा, पृथ्वी राक्षस टाइगर मोहरा मुट्ठी, मेरे लिए तोड़ो। बस, हल्का चांदी जैसा आत्मा चंद्रमा तैरता और डूबता रहा और पवित्र दाव युद्ध क्यों प्रसारित हुआ। येबुके के पीछे एक 10 झांग सुनहरा भयंकर बाघ की छवि घनीभूत हुई, फिर येबुके की दाहिनी मुट्ठी में जा गिरी, एक बाघ के सिर में परिवर्तित होकर सीधे ऊपर की ओर प्रहार करती हुई। गर्जन, तेज झांग सुनहरे बाघ का सिर दहाड़ा, जानवरों के राजा की एक दुखद आभा व्यापक बादल कीवी के माध्यम से फाड़ रही थी। तेज झांग बादल कीवी विशाल हथेली के साथ हिंसक रूप से टकरा रही थी। धमाका, झंझनाहट, एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव फैल गया और सिमा एओ को अचानक अपने क्लाउड कीवी विशाल हथेली के नीचे से एक अदम्य विशाल शक्ति आती हुई महसूस हुई। उसकी चौंकी हुई आंखों में एक सुनहरा बाघ का सिर बादल कीवी विशाल हथेली के माध्यम से फट गया, आश्चर्यजनक शक्ति के साथ फट गया। बस, सिमा एओ पर ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई, जिससे उसकी सांसें अटक गईं और उसका शरीर भारी होता गया। हालांकि इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, शून्य से एक सुनहरा भयंकर बाघ सब कुछ चकनाचूर करने की इच्छा से उसकी ओर झपटा और येबुके की अहंकारी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। आखिरी चाल, बाघ दुनिया को चकनाचूर कर दे। सिमा एओ, पराजित हो जाओ। विशाल पवित्र दाव युद्ध कीवी द्वारा निर्मित एक ड्रम सुनहरे भयंकर बाघ के भीतर येबुके की आंखें स्वर्गीय ब्लेड की तरह थी, उसकी मुट्ठियां बाघ के पंजों की तरह फट गईं और पूरी तरह से हैरान सिमा एओ की ओर प्रहार किया। धिक्कार है, स्थिरता रहित बादल, आकार रहित हवा, हवा और बादल विलीन हो जाते हैं। अराजक बादल फाड़ने वाला पवन हाथ। अपने शरीर के भीतर सभी युवान बल को जुटाते हुए सिमा एओ ने अपनी अंतिम छिपी हुई हत्या की चाल को उजागर किया। इस चाल में न सिर्फ मेघ कीवी समाहित थी बल्कि तूफानी हवा भी निकली। हवा और बादल मूलतः एक ही थे और जब वे एक हो गए तो उनकी शक्ति चरम पर पहुंच गई। चीखें, दहाड़ें, बज, भ्रामक और अस्पष्ट हवा और बादल हाथ की मुहर और सुनहरे भयंकर बाघ से निकलने वाली युवान फोर्स ने पूरे चौक को रोशन कर दिया। शरीर निर्माण की महान सिद्धि पर 10 साधकों को पलटने में सक्षम ऊर्जा की एक लहर बिल्कुल केंद्र से फूट पड़ी। स्विश, एक आकृति अस्त व्यस्त ढंग से पीछे हटी और अंततः सियान रंग के सघन पत्थर के स्लैब पर गिर पड़ी। सिमा एओ का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई थी क्योंकि वह उस लंबी आकृति को घूर रहा था जिसके योद्धा वस्त्र लहरा रहे थे। उसका चेहरा कड़वाहट से भरा था, मानो अनिच्छुक लेकिन अंततः शक्तिहीन हो। उस आकृति की शांत निगाहों के नीचे अंततः उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने धीरे-धीरे मुश्किल से कहा, मैं हार गया। येबुके, ड्रैगन असॉल्ट बैटल फॉर्मेशन का ड्रैगन हेड तुम्हारा होगा।